BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 511 ठहरो। जियोमिंग। भीड़ में गोजुनर ने जियोमिंग को देखा, जिसकी आभा रसातल की तरह घनी और अथाह थी और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक रही थी। अतीत को याद करते हुए भले ही जियोमिंग की प्रतिष्ठा जियामा साम्राज्य में बढ़ रही थी, लेकिन वह अभी भी उसके सामने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का एक गरीब लड़का था। उसके पास असाधारण प्रतिभा हो सकती थी, लेकिन गू कबीले की नज़र में वह अभी भी उससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो परिवार को छोड़ने के बाद बहुत साल नहीं बीते होंगे जब वह उस स्तर तक पहुंच गया था जहां वह अब था। ये वास्तव में विश्वास से परे था। अपने शुरुआती वर्षों में जियोयान के प्रभाव से मुक्त उसका दिल कमल की तरह ठंडा हो गया था और वह खुद को बहुत अलग थलग रखती थी। हालांकि इस समय जियोमिंग को उन पर मुस्कुराते हुए देखकर उसके गाल लगभग अगोचर रूप से लाल हो गए। इसने उसके हमेशा ठंडे और गर्वित चेहरे पर एक असामान्य जीवंतता का स्पर्श जोड़ दिया। इन परिस्थितियों में उसे फिर से देखना शर्मनाक था, ये जानते हुए कि वह पहले से ही जानता था कि वह उनके प्राचीन जेड को चुराने के लिए कई सालों से जियाओ परिवार के साथ रह रही थी। दूसरी ओर, हालांकि उनकी बातचीत संक्षिप्त थी, फिर भी उसे उसके चरित्र की समझ थी। यही वजह थी कि वह उन कबीले के सदस्यों की तरह डरी हुई महसूस नहीं कर रही थी। गठबंधन नेता जियाओ गू किंगयांग ने जियाओ मिंग को थोड़ा शर्मिंदा सिर हिलाकर अभिवादन किया। गू जुनर की तरह जियाओ मिंग के बारे में उनकी धारणा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक छोटे से क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवा तक ही सीमित थी। हालांकि जियाओ मिंग ने उसे अतीत में हराया था, लेकिन उस समय उसका डू गॉड वंश पूरी तरह से सामने नहीं आया था। उसने सोचा था कि कुछ सालों के बाद वह जियाओ मिंग को बहुत पीछे छोड़ देगा। कुछ सालों के बाद ये पता चला कि वह वास्तव में बहुत पीछे रह गया था। एकमात्र समस्या ये थी कि वह खुद ही पीछे रह गया था। ये बेहद शर्मनाक था। इसके अलावा उसे अपने कबीले के बुजुर्गों से जियोमिंग से प्राचीन जेड हासिल करने का आदेश मिला था। हालांकि उनके कार्य अत्यधिक नहीं थे, लेकिन कौन जानता था कि जियोमिंग के मन में कोई द्वेष था। इस सुनसान जगह में बाहरी दुनिया से संवाद असंभव था, इसलिए गू किंगयांग को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। बाकी लोगों की भावनाएं अलग थीं, लेकिन वे सभी आज्ञाकारी रूप से जियाओ मिंग को अपना सम्मान देते थे। यहाँ बहुत से लोग नहीं थे जो जियाओ मिंग से छोटे थे। वास्तव में उनमें से कई लोग उससे कई 100 साल बड़े थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जियाओ मिंग की ताकत को भयानक और उसकी स्थिति को आश्चर्यजनक किसने बनाया? ये देखकर जियाओ मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नज़र हुन कबीले के सदस्यों पर घुमाई जिन्होंने अपना सम्मान नहीं दिया था। आप दोनों हुन कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत होंगे, है न? दो दिव्य रक्तरेखाएं TS हुन कबीला वास्तव में एक प्राचीन और शक्तिशाली कबीले के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। ये वास्तव में प्रभावशाली है। समूह में अकेले साधकों को राहत मिली कि जियाओ मिंग उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था और इसके बजाय हुन कबीले का सामना कर रहा था। वे हुन कबीले की स्थिति पर खुद को दुखी महसूस करने से नहीं रोक पाए। आखिरकार हुन फैंग ने उन्हें पहले भी बहुत बुरी तरह धोखा दिया था। अगर उनकी ताकत नहीं होती तो वे बहुत पहले ही जानवरों की बाढ़ में मर गए होते। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिशोध इतनी जल्दी आएगा। ये बहुत संतोषजनक था। अपने आसपास के लोगों की सूक्ष्म खुशी को महसूस करते हुए हुन फैंग और हुनयू बेहद निराश थे। ये हुन फैंग के लिए विशेष रूप से सच था, जो हुन कबीले की युवा पीढ़ी का सबसे दुर्जय सदस्य था। उसके साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। वह बोलने वाला था, लेकिन हुनयू ने पहले बोल दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ, आपको हमारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एलायंस लीडर जियो। एलायंस लीडर जियो के सामने हमारी प्रतिभाएं पूर्णिमा के सामने जुगनू की तरह हैं, वास्तव में उल्लेख के योग्य नहीं हैं। हे, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहा था। तुम्हारी प्रतिभा वाकई बहुत मजबूत है। अगर तुम बड़े हो गए तो मेरे स्वर्गीय दरबार को 2 और खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, उसकी आवाज़ इस जगह में गूंज रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? हुनयू, जैसे कि अपने आसन भाग्य को महसूस कर रहा था, अब मुस्कुराने के लिए मजबूर नहीं हो सका। कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हें यहीं रहने और अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। शब्दों के उच्चारण होते ही हुन फैंग और अन्य हुन कबीले के सदस्यों के हाव भाव बदल गए। वे तेजी से आगे बढ़े, उनके शरीर तेजी से फैल रहे थे। मेरे सामने आत्मा विनाश की योजना बना रहे हो? जियोमिंग की आंखों में मनोरंजन की झलक दिखाई दी, लेकिन वह नहीं हिला। किंगलिन की आंखों में उसके पीछे एक हरे रंग की रोशनी भर गई। हरे रंग की एक हल्की हवा हुन फैंग और अन्य लोगों पर बह गई और वे तुरंत गायब हो गए, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। जब बाकी लोगों ने देखा कि हुन फैंग और अन्य लोग कितनी जल्दी मर गए, तो उन्होंने अपनी खुशी के भाव खो दिए और इसके बजाय उनकी आंखों में विस्मय की गहरी भावना दिखाई दी। हुन फैंग का समूह उनमें से सबसे मजबूत था, लेकिन जियोमिंग के सामने, या अधिक सटीक रूप से जियोमिंग के लोगों के सामने, आत्मविनाश का उनका प्रयास व्यर्थ था। एक डू सेंट पावरहाउस वास्तव में भयानक
बज़, जैसे ही किंगलिन की हरकतों ने लोगों की भावनाओं को झकझोरा, बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के भीतर से पन्ना हरे रंग की रोशनी फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हिंसक रूप से बाहर निकलने वाला है। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की अचानक गतिविधि को देखकर गु किंग यांग और अन्य लोग जल्दी से पीछे हट गए। उन्हें प्राचीन वृक्ष की भयानक शक्ति की गहरी समझ थी और उन्होंने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जब वे पीछे हटे तो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के भीतर से अचानक एक दबी हुई आवाज निकली। फिर गिरती हुई पंखुड़ियों की तरह प्रकाश के अनगिनत हरे धब्बे फूट पड़े और हवा में तैरने लगे। बोधिसत्व बीज। इन प्रकाश के धब्बों को देखकर भीड़ पहले तो दंग रह गई और फिर आश्चर्य से चिल्लाने लगी। वे सभी बोधिसत्व बीज हैं। गु किंग यांग और अन्य लोग भी आश्चर्य से हरे प्रकाश के धब्बों को देख रहे थे। यह अकल्पनीय था कि ये बोधिसत्व बीज, जो बाहरी दुनिया में अत्यंत दुर्लभ थे, बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष द्वारा एक साथ फैलाए जा रहे थे, लगभग 30 से अधिक। लूट। शुरुआती झटके के बाद ज्यादातर लोगों की आंखें लाल हो गईं। अगर ये अनमोल खजाने नहीं थे तो उन्हें यहाँ क्या लाया था? प्रलोभन में आकर वे कुछ पल के लिए जियाओ मिंग और लड़कियों के बारे में भूल गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी दुर्जय डूकी हुई उछली और छाया में बदल गई, उन हरे प्रकाश के धब्बों को बेताब तरीके से पकड़ने लगी। हे, इन लोगों की आंखों में लालच की चमक देखकर जियाओ मिंग हंसा। अपने हाथ की एक लहर के साथ हवा में तैरते हुए प्रकाश के पन्ना हरे धब्बे उसकी पुकार का जवाब देते प्रतीत हुए। उन्होंने जल्दी से इन लोगों के उन्हें पकड़ने के प्रयासों को चकमा दिया। कुछ ही चमक में वे सभी जियाओ मिंग की हथेली में इकट्ठा हो गए। उदार उपहार के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। एक बार जब उसने इन बोधिसत्व बीजों को अपनी मुट्ठी में ले लिया तो जियाओ मिंग बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। फिर अपनी उंगलियों के एक झटके से बोधिसत्व बीज स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों के सामने तैरने लगे। आप सभी के लिए यहाँ आना आसान नहीं है। हालांकि आप में से बहुत से लोग हैं और मैं आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से एक बोधिसत्व बीज वितरित नहीं कर सकता। जिन लोगों को कोई नहीं मिला है वे चिंता न करें, मैं स्वर्गीय न्यायालय के मैरिट हॉल में 3 रख दूंगा और आपके पास उन्हें प्राप्त करने का मौका अभी भी होगा। स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब तक हर कोई देख सकता था कि जियाओ मिंग का बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के साथ अच्छा रिश्ता था। ये तथ्य कि उन्हें रिहा किया जा सकता है, उसका भी उससे कुछ लेना देना हो सकता है। इसके अलावा बोधिसत्व बीज बेहद मूल्यवान था और उन्हें केवल कुछ ही मिले क्योंकि जियाओ मिंग उनके नेता थे। इसके अलावा गठबंधन के नेता जियाओ मिंग ने कहा था कि अगर उन्हें इस बार कोई नहीं मिला तो उनके पास वापस लौटने पर अभी भी एक मौका होगा, है ना? इसलिए अपना आभार व्यक्त करने के बाद स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों ने खुशी खुशी खजाने को आपस में बांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जिन लोगों को कोई बोधिसत्व बीज नहीं मिला उन्हें भी उन लोगों ने मुआवजा दिया जिन्हें मिला था। स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों को खजाने को खुशी खुशी बांटते देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें पछतावा हुआ कि वे पहले स्वर्गीय न्यायालय में क्यों शामिल नहीं हुए। अध्याय 512। गु कबीले के विशेषज्ञ का आगमन। ट्री स्पिरिट के स्थान के अंदर जब उन्होंने स्वर्गीय न्यायालय के लोगों को लाभ उठाते देखा तो गु कबीले, स्वर्ग दानव, फीनिक्स जनजाति और बाकी टीमें ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाईं। इन बोधिसत्व बीजों का चमत्कारी प्रभाव था जिससे अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश करने की सफलता दर बढ़ गई। इनका उपयोग बोधिसत्व गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता था। एक 8वीं स्तरीय गोली जो 9 रंग की गोली बिजली को आकर्षित कर सकती थी। ये चोटी के डू वेनेरेट क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। अगर ये बोधिसत्व बीज उन्हें दिए जाते तो शायद कोई उनकी मदद से अर्धसंध क्षेत्र में वास्तव में प्रवेश कर सकता था। लेकिन अधिकांश लोगों में जियो मिंग से उनके लिए पूछने का साहस नहीं था। हालांकि इस दुनिया में मृत्यु याचना करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी, खासकर वे जो पहले से ही प्राचीन बंजर भूमि क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस कर चुके थे। ये देखकर कि जियाओ मिंग का हुन कबीले के अलावा बाकी सभी के प्रति ज्यादा दोस्ताना रवैया था, कुछ लोगों के मन में कुछ विचार आने लगे। मैं सीधे आपसे बीज नहीं मांगने जा रहा हूं, लेकिन मैं पूछ सकता हूं कि आपने उन्हें कैसे प्राप्त किया, है ना? पूछने में कोई बुराई नहीं है ना? भले ही उन्हें जवाब न मिले, लेकिन कोशिश करने में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक प्रमुख धार्मिक गुट के नेता के रूप में जियाओ मिंग कुछ सवालों पर हिंसा का सहारा नहीं ले सकता था, है ना? इस विचार को ध्यान में रखते हुए एक अज्ञात टीम के सदस्य ने विनम्र स्वर में कहा, हाँ, हुन कबीले के इन कीड़ों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पहले भी हमारे साथ छल किया था, लेकिन हम अपनी कमजोरी के कारण कुछ नहीं कर पाए। सौभाग्य से हमारे यहाँ अलायंस लीडर जियाओ हैं। आप स्वर्गीय न्यायालय के नेता के रूप में अपने पद के वास्तव में योग्य हैं। आपके कार्य निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हैं। आपने जिस तरह से उनका सफाया किया वह दिल को बहुत भाता है। इसके अलावा अलायंस लीडर जियाओ वास्तव में अपने अधीनस्थों के प्रति विचारशील है, बोधिसत्व बीज जैसे पवित्र खजाने को दान कर रहा है।
आप वास्तव में हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हम इन बोधिसत्व बीजों की आशा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम अलायंस लीडर जियाओ से बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के रहस्यों पर कुछ मार्गदर्शन मांग सकते हैं? जब ये शब्द बोले गए तो सभी ने आश्चर्य से बोलने वाले व्यक्ति को देखा। वहां 3 लोग खड़े थे, जिनमें से नेता काफी दुबला पतला था। हालांकि उसके चेहरे पर एक विनम्र और दोस्ताना मुस्कान थी, लेकिन उसका ठंडा और भयावह स्वभाव पूरी तरह से छिपा नहीं था। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था और एक युवा आदमी लग रहा था। हालांकि वह युवा आदमी अपनी जवानी में दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से उसकी उम्र का पता चल रहा था। वह एक बूढ़ा राक्षस था जिसकी उम्र बाकी 2 लोगों से कम नहीं थी। उन तीनों में से युवा दिखने वाले आदमी को छोड़कर एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जो काफी डरावनी थी, और उनके आसपास का माहौल काफी डरावना था। उनकी ताकत समूह में सबसे अच्छी थी। नेता लगभग अर्धसंध क्षेत्र में पहुंच चुका था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने जियाओ मिंग से सवाल करने का जोखिम उठाने की हिम्मत की। जियाओ मिंग ने उनकी तरफ देखा। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने फिर भी उससे सवाल करने की हिम्मत की। उसने कुछ हद तक तीनों के साहस की प्रशंसा की। तीनों का आकलन करने के बाद जियाओ मिंग ने तुरंत उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, तुम में हिम्मत है, मुझे अपना नाम बताओ। ओह, ये! तीनों ने हिचकिचाहट दिखाई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जियाओ मिंग उनके जैसे छोटे झींगों के नाम जानना चाहता था। वे हिचकिचाहट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, भले ही वे अब तक स्वर्गीय न्यायालय से नहीं मिले थे। उनकी हिचकिचाहट को देखते हुए जियाओ मिंग स्वर्गीय न्यायालय के एक विशेषज्ञ के पास गया। विशेषज्ञ ने आगे बढ़कर कहा, गठबंधन नेता को रिपोर्ट करते हुए, ये तीनों क्लाउड रेन संप्रदाय के पूर्वज हैं, 3 भूत बिच्छू दानव। 3 भूत बिच्छू दानव, जियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप हिचकिचा रहे थे। 3 भूत बिच्छू दानव की एक कुख्यात प्रतिष्ठा थी। डू पूर्वज के रूप में अपने दिनों में जियाओ मिंग ने कई आकाश दानव कठपुतलियों को परिष्कृत करने के लिए कई दुष्ट और अपरंपरागत व्यक्तियों के सिर पर कीमत लगाई थी। उसने 3 भूत बिच्छू दानव के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी शक्ति अपर्याप्त थी, इसलिए यह एक क्षणभंगुर विचार से अधिक कुछ नहीं रह गया था। अब वे खुद ही उसके पास आ गए थे। अब उसे उनके स्तर के स्काई डेमन पपेट्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। थरी घोस्ट स्कॉर्पियन डेमन उन मनुष्यों में से एक था जिनसे वह सबसे ज्यादा घृणा करता था। अगर उसे वे घृणित लगे तो क्यों न उन्हें मार डाला जाए। इस विचार के साथ जियाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक हल्के, लगभग अलौकिक स्पर्श के साथ उसने एक हथेली का प्रहार किया जिससे वह स्थान तुरंत रह गया। 3 भूत बिच्छू दानव जो अभी भी उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे, एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस अचानक हमले ने दूसरों को चौंका दिया और वे डर से हौंफने से खुद को नहीं रोक पाए। माफ करना, मैं 3 भूत बिच्छू दानव के कई दुष्ट कार्यों के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने आप सभी को नहीं डरा दिया, है न? नहीं, नहीं, इन दुष्टों के खिलाफ गठबंधन नेता जियाओ की कार्रवाई न्याय का कार्य है। हम कैसे डर सकते हैं? हाँ हाँ। विभिन्न स्वतंत्र समूह जो वहां मौजूद थे, उन्हें जियाओ मिंग की मुस्कान काफी डरावनी लगी। वे उसके असली इरादों से अनजान थे। फिर भी उन्होंने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की और बस खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। जियाओ मिंग ने उनकी असभ्य प्रतिक्रियाओं को देखा, लेकिन परवाह नहीं की। उसने धीरे से कहा, बोधिसत्व बीज केवल बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष द्वारा ही दिए जा सकते हैं। यदि आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उन्हें प्राचीन वृक्ष से मांगना होगा। और याद रखें, उससे भिड़ने के बारे में सोचना भी मत, आप जीत नहीं पाएंगे। यह गठबंधन नेता जियाओ का धन्यवाद। समूह ने जियाओ मिंग से वास्तव में प्रश्न का उत्तर देने की उम्मीद नहीं की थी, और चारों ओर देखने के बाद उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ और सभी ने उसका धन्यवाद किया। एक क्षण के लिए उन्होंने अपने दिल में यह भी महसूस किया कि 3 भूत बिच्छू दानव एक अच्छी मौत मर गया था। कम से कम उन्होंने उन सभी के लिए एक योगदान दिया था, है न? सच में 3 भूत बिच्छू दानव की केंद्रीय मैदानों में एक खराब प्रतिष्ठा थी और अतीत में दूसरों द्वारा उसका शिकार किया गया था। अपना आभार व्यक्त करने के बाद ये लोग एक एक करके बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की ओर दौड़े। प्रत्येक ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और बोधिसत्व बीज की भीख मांगने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वे सभी असफल रहे। वे जियाओ मिंग नहीं थे और वे परीक्षा में भी पास नहीं हुए, इसलिए बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने उनकी परवाह नहीं की। गू जुनर, गू की ज्ञान और अन्य लोग भी एक एक करके उनके पास पहुंचे, लेकिन वे खाली हाथ लौटकर केवल आहें भर सकते थे। कुछ ने असफल होने के बाद शाप भी दिया और बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने उन्हें थप्पड़ मारा। इसे केवल अपने ऊपर दुर्भाग्य लाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दूसरी ओर स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति के सदस्यों ने बोधिसत्व बीज प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा नहीं था कि वे कोशिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन जी यान की रक्त रेखा का दबाव इतना शक्तिशाली था कि वे केवल एक तरफ कांप सकते थे, हिलने में असमर्थ और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर सकते थे।
जियान ने उन्हें तिरस्कार से देखा। वे उसके लिए बहुत कमज़ोर थे। जियाओ मिंग का भी उनसे निपटने का कोई इरादा नहीं था। जब सभी ने कोशिश की तो जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से इन लोगों को बाहर भेजने के लिए कहने वाला था। जैसे ही वह बोलने वाला था, गु किंगयांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, गठबंधन नेताजियों, किंगयांग का एक सवाल है। क्या आप मुझे समझाना चाहेंगे? ओह, आपका सवाल क्या है, जनरल किंगयांग? जियो मिंग ने उसकी ओर देखा, ये सोचकर कि ये दूसरा गो कबीले का प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो उनसे मिलने के बाद से अपेक्षाकृत शांत था, क्या जानना चाहता था। हमारे गु कबीले में एक बुजुर्ग है जो हमारे साथ प्राचीन बंजर भूमि क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन कुछ समय पहले उसका ठिकाना अज्ञात हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या गठबंधन नेताजियों ने कुछ असामान्य देखा है। मैंने कुछ भी नहीं देखा है। उस मामले में मैं गठबंधन नेताजियों को मेरे सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, गु किंगयांग ने थोड़ा निराश होकर कहा। फिर उसने सिर झुकाया और अपने समूह में वापस आ गया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, जियो मिंग ने घोषणा की। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के नीचे प्राचीन बंजर भूमि क्षेत्र। कई दर्जन लोगों का एक समूह कहीं से प्रकट हुआ। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, उनमें से प्रत्येक डुवेनेरिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे तथा सभी मध्य मैदानों के महान विशेषज्ञ थे। ये वे लोग थे जिन्हें जियाओ मिंग के शब्दों से ट्री स्पिरिट स्पेस से निकाल दिया गया था, जिनमें गु जुनर और गु किंगयांग शामिल थे। इस मामले में स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों के अलावा किसी को भी कोई बोधिसत्व बीज नहीं मिला था। उन्होंने अपने दिलों में पछतावे की पीड़ा के साथ बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को साफ हवा की लहरें छोड़ते हुए देखा। हालांकि किसी ने भी बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष या स्वर्गीय न्यायालय को भड़काने की हिम्मत नहीं की। शायद हम मैरिट हॉल में उन 3 बोधिसत्व बीजों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय न्यायालय में शामिल हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दी से स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों को घेर लिया और उत्सुकता से उनसे पूछा कि वे कैसे शामिल हो सकते हैं। जैसे ही गु किंगयांग ने उनके बगल में जीवंत दृश्य देखा, उसने आह भरी और फिर गु जुनर की ओर मुड़ा। जुनर, अब जब एल्डर गु यू गायब हो गए हैं तो हमें कबीले को इसकी सूचना देनी चाहिए। इस विशेष रूप से नियुक्त डू संत के अलावा गु जुनर के पास एक स्थानिक जेड टोकन भी था जो कबीले के भीतर डू संतों से संपर्क कर सकता था। उसके पास कबीले के मुखिया गु युआन से संपर्क करने के लिए एक स्थानिक जेड टोकन भी था। गु जुनर ने सिर हिलाया और फिर अपने हाथ के एक झटके से स्थानिक जेड टोकन में से एक को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद आकाश के बीच में एक गहरा काला स्थानिक चैनल खुल गया और हवा में बहुत अधिक मात्रा में संत शक्ति भर गई। एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। अध्याय 513, दुष्ट वृक्ष आत्मा। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के नीचे। समूह ने स्थानिक चैनल और उसमें से उभरती हुई सफेद आकृति को आश्चर्य से देखा। एक और डू संत कैसे प्रकट हो सकता है? किसी ने आश्चर्य से कहा और आसपास के लोग कांप उठे क्योंकि उनकी आंखें आशंका से घूम रही थीं। सभी डू संत जियाओ मिंग की तरह सहज नहीं थे। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के प्रलोभन के बिना वे बिना किसी स्पष्ट कारण के सबक नहीं सीखना चाहते थे। इसके अलावा जियाओ मिंग ने पहले कभी उन्हें डराने के लिए डू संत की आभा नहीं दिखाई थी। दूसरी ओर स्वर्गीय न्यायालय अपेक्षाकृत शांत रहा। समर्थन के साथ घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। गु किंगयांग सहित गु कबीले के सदस्यों को राहत मिली। अपने ही कबीले से एक डू संत को आते देखना इससे ज्यादा उत्थानकारी कुछ नहीं था। स्थानिक चैनल से उभरने वाली सफेद वस्त्र पहने आकृति एक बुजुर्ग व्यक्ति थी जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। यहां तक कि उसकी दाढ़ी और भौहें भी बर्फ की तरह सफेद थीं। उसकी गहरी धंसी हुई आंखों में बादल छाने का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उन आंखों में एक रहस्यमय, लगभग ब्लैक होल जैसा अटूट आकर्षण था। जो कोई भी उनमें देखता था वह प्रतिरोध्य रूप से आकर्षित होता था, जिससे रहस्य की गहन भावना पैदा होती थी। एल्डर टोंग जुवान। जैसे ही यह आकृति दिखाई दी, गु किंगयांग और अन्य कबीले के सदस्यों ने सम्मानपूर्वक झुककर उसे संबोधित किया। बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे एल्डर टोंग जुवान कहा जाता था, ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर चारों ओर देखा, पूरी तरह से डू वेनरेट्स के समूह को अनदेखा कर दिया। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष पर एक संक्षिप्त विराम के बाद उसकी नज़र आखिरकार गु जुनर पर टिक गई। जुनर, क्या तुम एल्डर गु यून को अपनी यात्रा पर अपने साथ नहीं ले गए? तुमने मुझे बुलाने के लिए स्थानिक जेड टोकन को कुचल दिया। एल्डर गु यून को क्या हुआ? गु जुन एर का नाजुक चेहरा थोड़ा जम गया था और उसकी आवाज़ स्पष्ट और ठंडी थी जब उसने जवाब दिया, एल्डर टोंग जुवान, ये प्राचीन बंजर भूमि क्षेत्र में इस यात्रा के दौरान था कि एल्डर गु यून 1 महीने पहले गायब हो गए थे। परिस्थितियों से मजबूर होकर जुन एर के पास आपको यहाँ बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या? एल्डर टोंग जुवान की शांत और संयमित अभिव्यक्ति टूट गई और उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन का मिश्रण दिखाई दिया। भले ही एल्डर गु यून की ताकत उससे थोड़ी कम थी, फिर भी वह एक दूसंत थी। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकती थी?
इस बूढ़े आदमी को वह सब कुछ बताओ जो तुमने पिछले महीने में अनुभव किया है। गु जुनर आगे बढ़ी और उसने जो कुछ भी अनुभव किया था उसका वर्णन किया, जिसमें ट्री स्पिरिट स्पेस के भीतर की घटनाएं भी शामिल थीं। जो लोग गु कबीले के सदस्य नहीं थे उन्होंने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए इस चर्चा के दौरान क्षेत्र नहीं छोड़ा। एल्डर टोंग जुवान ने चुपचाप सुना जब गु जुनर ने अपने अनुभव बताए। जब उन्हें पता चला कि जियाओ मिंग भी मौजूद था और वर्तमान में ट्री स्पिरिट स्पेस में है तो उन्हें प्रशंसा की भावना महसूस हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ कबीले के लोग यहाँ होंगे। इस बार हम उनके बहुत आभारी हैं, अन्यथा आप भ्रम में फंस सकते थे, कौन जानता है कि कब तक। ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष लंबे समय से जीवित है और वास्तव में अथाह है। ये काफ़ी उल्लेखनीय है कि जियाओ मिंग इसके साथ संवाद कर सकता है। ये सोचना कि गिरते हुए जियाओ कबीले ने उसके जैसा कोई पैदा किया है। अगर जियाओ जुवान को पता होता तो मुझे यकीन है कि वह बहुत प्रसन्न होता। कुछ महीने पहले हॉल ऑफ सोल्स के प्रमुख पर अपनी जीत के बाद जियाओ मिंग की ताकत पूरे सेंट्रल प्लेन्स में व्यापक रूप से जानी जाने लगी थी और उसे एक उन्नत 5 सितारा डूसंत के रूप में पहचाना जाने लगा था। हालांकि ये देखते हुए कि उसने हुन मी शेंग को आसानी से हरा दिया था और यहाँ तक कि हुन कियानमो के खिलाफ भी ऊपरी हाथ था, एल्डर टोंग जुवान का मानना था कि उसकी असली ताकत एक 5 सितारा डूसंत से ज्यादा थी। यह एक असाधारण उपलब्धि थी, खासकर ये देखते हुए कि वह गु जुनर एक दिव्य रक्त प्रतिभा से केवल कुछ महीने बड़ा था। गु जुनर अभी भी केवल एक कम सितारा डू वेनेरेट था। जियाओ मिंग की असाधारण क्षमताओं के कारण गु कबीले ने उससे निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। बहुत विचार विमर्श के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह युवा साथी वास्तव में भयानक था और उसे दुश्मन न बनाना ही सबसे अच्छा था। इससे ये भी पता चलता है कि जियाओ मिंग के अनुकरण के शुरुआती चरणों में गो कबीले के कुछ सदस्यों ने शुरू में उसे टोशे प्राचीन देवता के जेड के लिए खोजा था, लेकिन बाद में वे धीरे धीरे गायब हो गए। एल्डर टोंग जुवान गो कबीले के भीतर इस निर्णय के पक्ष में थे क्योंकि वे उस समय से थे जब जियाओ कबीले और गो कबीले के बीच अच्छे संबंध थे। वे गो कबीले के भीतर उस गुट से संबंधित थे जिसने जियाओ कबीले के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे। हालांकि समय बीतने के साथ उनमें से कई संबंध खत्म हो गए थे, लेकिन जियाओ कबीले के युवा सदस्यों को लगातार परेशान करना अनुचित लगता था। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे अब जियाओ मिंग को परेशान नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय न्यायालय की वर्तमान शक्ति अब लुप्त हो चुके स्पिरिट कबीले से कमजोर नहीं थी और जियाओ मिंग की क्षमता पूरे स्पिरिट कबीले से आगे निकल गई थी। अतीत को याद करने के बाद एल्डर टोंग जुवान ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। वह गु जुनर की रिपोर्ट से एल्डर गु यून के गायब होने के बारे में कोई उपयोगी जानकारी नहीं जुटा सका। इस समय बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से अचानक एक अजीब उतार चढ़ाव निकला। पूरा स्थान तरंगित होने लगा, जिससे एक और स्थानिक चैनल बन गया। उसमें से एक भयानक और भयावह आभा बह रही थी जो किसी की रीढ़ की हड्डी से लेकर आत्मा की गहराई तक सिहरन पैदा कर रही थी। फिर एक काले वस्त्र में लिपटी आकृति धीरे धीरे स्थानिक चैनल से उभरी। उनके पूरे शरीर से एक अशुभ आभा निकल रही थी जिससे सभी असहज महसूस कर रहे थे। हम हुन कबीले का सदस्य नहीं, वह आभा एल्डर गु यून, बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष। एल्डर टोंग जुवान का चेहरा उलझन में दिखाई दिया। इस अजनबी की आभा इतनी मिश्रित क्यों लग रही थी और इसमें गु यून की आभा के निशान क्यों थे? जैसे ही वह स्पष्टीकरण मांगने वाला था, अजनबी ने अचानक एक चाल चली। काले वाष्प की एक विशाल लहर जो आकाश में फैल रहे एक क्रोधित ड्रैगन के समान थी, एल्डर टोंग जुवान की ओर लगातार बढ़ रही थी। इस भयानक हमले के कारण अंतरिक्ष के विशाल विस्तार इसके चलते ढह गए। अचानक हुए हमले से एल्डर टोंग जुवान का मुंह फड़क उठा और उसने जल्दी से अपना बचाव किया। इस प्रकार बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के सामने के स्थान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वृक्ष आत्मा के स्थान के अंदर जियाओ मिंग एक छोटे बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के अंकुर को पकड़े हुए था जिसका आकार लगभग 30 सेंटीमीटर था। जब उसने बाहर भीषण युद्ध होते देखा तो उसने उत्सुकता से बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से पूछा, जो कुछ मीटर दूर खड़ा था, क्या ये वही दुष्ट वृक्ष आत्मा है जिसका तुमने उल्लेख किया था? जियाओ मिंग ने यह प्रश्न क्यों पूछा? इसे समझने के लिए हमें कुछ घटनाओं पर वापस जाना होगा जो गु जुनर और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वृक्ष आत्मा के स्थान पर घटित हुई थीं। जब गु जुनर और अन्य लोग चले गए तो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने मूल रूप से जियाओ मिंग और लड़कियों को भी दूर भेजने का इरादा किया था। हालांकि किंग लिन और जियान की चकित आंखों के सामने जियाओ मिंग ने अपना बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष अंकुर निकाल लिया था। उसका इरादा बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से अंकुर के विकास में तेजी लाने और शायद उसे अपने साथ जाने के लिए मनाने में मदद मांगना था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हैरान होकर उसने इस निर्णय का कारण पूछा। प्राचीन वृक्ष ने उत्तर दिया कि उसे दुष्ट वृक्ष आत्मा का सामना करने के लिए अपनी शक्ति को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे जियाओ मिंग पूरी तरह से चकित रह गया।
वह जानता था कि डू भगवान के आक्रोश ने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को कलंकित कर दिया था और एक दुष्ट वृक्ष आत्मा प्रकट हुई थी। लेकिन क्या कुछ समय पहले बोधिसत्व बीजों द्वारा दुष्ट वृक्ष आत्मा को शुद्ध नहीं किया गया था? तो प्राचीन वृक्ष दुष्ट वृक्ष आत्मा को खत्म करने के लिए अपनी शक्ति को संरक्षित क्यों करना चाहता था? अपने मन में इन विचारों के साथ जियाओ मिंग ने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से बात की और धीरे धीरे पूरी कहानी को उजागर किया। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की अच्छी वृक्ष आत्मा मूल रूप से डू क्यूई महाद्वीप के भीतर गहराई में निवास करती थी। ये दुष्ट वृक्ष आत्मा के साथ संघर्ष कर रही थी और यद्यपि इसे थोड़ा लाभ था, फिर भी इसका निर्णय कुछ हद तक धुंधला था। कुछ समय पहले जब जियाओ मिंग के बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के अंकुर अंकुरित हुए तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की वृक्ष आत्माएं इसकी ओर आकर्षित हुईं, जिससे प्राचीन वृक्ष समय से पहले ही उभर आया। इस दौरान अच्छी वृक्ष आत्मा ने ऊपरी हाथ प्राप्त किया और बुरी वृक्ष आत्मा को, जो अलग हो गई थी, वृक्ष आत्मा स्थान से बाहर निकाल दिया। ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की उभयलिंगी प्रतिक्रिया का कारण था जब जियाओ मिंग ने बुरी वृक्ष आत्मा को बाहर निकालने में मदद करने का इरादा व्यक्त किया। अच्छी वृक्ष आत्मा ने पहले ही बुरी आत्मा को बाहर निकाल दिया था, लेकिन यह अभी भी डू भगवान की नाराजगी से कलंकित थी। अध्याय 514 कब्जा करना। तो पिछले बोधिसत्व बीज केवल बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के भीतर के आक्रोश को शुद्ध करने के लिए थे, न कि दुष्ट वृक्ष आत्मा को। जब जियाओ मिंग ने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को जाते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक विचार कौन था? क्या ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का अंकुर नहीं था जिसने उन्हें पहले बाहर निकाला था? बुरी वृक्ष आत्मा, जो अब बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के मुख्य शरीर से अलग हो गई थी, ने संभवतः बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के अंकुर को लालच दिया था। शायद वे अंकुर का उपयोग करके उसे बाहर निकाल सकें। मूल रूप से जियाओ मिंग का इरादा इस मामले के सुलझ जाने के बाद बाहरी दुनिया में बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को रोकने का था। भले ही बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का अंकुर छोटा था, फिर भी इसने साधना को गति देने में कुछ प्रभाव डाला। इसलिए बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की दुष्ट आत्मा से निपटना एक छिपा हुआ खतरा होगा। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष शेड में सबसे तेज उपकरण नहीं, इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था। ये तुरंत सहमत हो गया, बहुत खुश हुआ। परिणाम अजीब उतार चढ़ाव का स्रोत था जिसे गू जुनर और अन्य लोगों ने पहले महसूस किया था। जैसा कि जियाओ मिंग ने उम्मीद की थी, दुष्ट वृक्ष आत्मा वास्तव में बहकाया गया था। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ये दुष्ट वृक्ष आत्मा वास्तव में बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का विभाजन था। इसकी बुद्धि इतनी कम थी कि यह पहले से ही बरामद बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के ठीक सामने प्रकट हुई। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने जियाओ मिंग के विचारों को महसूस किया और स्पष्ट आक्रोश में अपने पत्तों को हिलाया, जिससे अंतरिक्ष में सरसराहट की आवाजें आने लगीं। जैसा कि जियाओ मिंग और लड़कियों ने देखा, बाहर की चीजें एक भयावह मोड़ ले रही थीं। डॉट डॉट डॉट, धमाका धमाका धमाका। दो आकृतियां बिजली की गति से विशाल जंगल में चमक उठीं और उनकी हरकतों के साथ ही उनके चारों ओर आश्चर्यजनक ऊर्जा की लहरें फैल गईं। पहले से क्षतिग्रस्त भूमि इंच इंच करके ढह गई, जगह जगह दरारें दिखाई देने लगीं। गू जुनर और अन्य लोग बहुत दूर चले गए थे। जब दो डू सेंट पावरहाउस आपस में भिड़ गए तो वे हस्तक्षेप नहीं कर सके। सिर्फ शॉकवेव ने ही उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एल्डर टोंग जुवान ने प्राचीन पेड़ के सामने एक अजीब पतली आकृति का सामना किया, जिसकी आभा भयावह थी। इस समय उनकी सांस फूल रही थी। यह अजीब आकृति न केवल हुन कबीले की, बल्कि गू कबीले की भी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा भले ही वह आकृति के डू क्यूई क्षेत्र को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वार के आदान प्रदान से यह स्पष्ट था कि आकृति उसके बराबर थी, अगर उससे ज्यादा मजबूत नहीं थी। इसके अलावा हर बार जब आकृति ने हमला किया तो इसने एक बहुत ही मजबूत मतिभ्रम प्रभाव पैदा किया। एल्डर टोंग जुवान हर बार और पीछे छूटता जा रहा था। अगर वह सावधान न रहे तो एक छोटी सी गलती भी उसे दयनीय स्थिति में डाल सकती थी। अरे, ये भूतिया चीज कहाँ से आ गई? एल्डर टोंग जुवान ने मन ही मन कोसा। जैसे ही वह अचानक उस अजीब आकृति से टकराया, भयानक ध्वनि तरंगें ज्वार की लहरों की तरह बाहर निकलीं। ध्वनि तरंगों ने अजीब आकृति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे हर कदम पर जमीन में 1 दर्जन से ज्यादा गहरे गड्ढे बन गए। दहाड़, हिंसक रूप से पीछे धकेले जाने के बावजूद आकृति की आंखों में एक तरह का जोश भरा पागलपन था। उसके गले से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी और उसके माथे से एक शक्तिशाली काली रोशनी फूट पड़ी। उस काली रोशनी के भीतर एक बेहद अप्रिय आभा थी। जब वह काली रोशनी दिखाई दी तो अजीब आकृति की आभा तुरंत आसमान छू गई, एल्डर टोंग जुवान से कहीं ज्यादा। एल्डर टोंग जुवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसी लड़ाई थी? युद्ध में प्रतिद्वंद्वी का अनोखा प्रभाव होना एक बात थी, लेकिन इस तरह से फट पड़ना तर्क से परे था। ये बिल्कुल अनुचित था। एल्डर टोंग जुवान ने पीछे हटने का मन बना लिया था, तभी उसे प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना वह आकृति आगे की ओर झपटी और अविश्वसनीय बल के साथ जमीन से टकराए। एक भयानक हवा का झोंका एक पल में अंतरिक्ष में फैल गया, इससे पहले कि वह आकृति एल्डर टोंग जुवान के ठीक सामने आ जाए। फुदक,
इस तरह के विनाशकारी शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए एल्डर टोंग जुवान की सुरक्षात्मक ऊर्जा ढाल टोफू की तरह फट गई, तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। उसका पूरा शरीर ऐसा लगा जैसे उसे किसी बड़े जानवर ने मारा हो, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह में पुराना खून खांस लिया। फिर एक तोप के गोले की तरह उसे दूर फेंक दिया गया। क्या एल्डर टोंग जुवान वास्तव में हार गया है? दर्शकों, जिनमें गु किंग यांग और अन्य लोग शामिल थे जो सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए थे, ने ये दृश्य देखा और उनके चेहरे असाधारण रूप से गंभीर हो गए। वे सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। एल्डर टोंग जुवान हार गए थे, जिसका मतलब था कि वे खतरे में थे। एक पल में कुछ लोगों ने भागने के बारे में सोचा, खासकर उन लोगों ने जिनका गो कबीले से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। कुछ आकृतियां तुरंत अंतरिक्ष से निकलकर भाग गईं। भागने वालों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि उस अजीब आकृति ने भी नहीं। वह एल्डर टोंग जुवान का लगातार पीछा करता रहा और दूसरे पक्ष को बेवजह पीटता रहा। ट्री स्पिरिट स्पेस के अंदर जब उसने एल्डर टोंग जुवान को मौत के कगार पर खड़ा देखा तो किंग लिन ने उत्सुकता से जियाओमिंग की ओर रुख किया। युवा मास्टर, क्या हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं? उसके बगल में जी यान ने बोधिसत्व हृदय को पकड़ रखा था जो जियाओमिंग ने उसे दिया था। उसने उसे देखा, उसे निगलने का मन किया, लेकिन उसने अपनी इच्छा को रोक लिया। वह अपने लोगों को पुरस्कृत करने के लिए उसे वापस लेने की योजना बना रही थी। जब उसने किंग लिन का सवाल सुना तो उसने बाहर चल रही लड़ाई पर नजर डाली और बुदबुदाया, ऐसा लग रहा है कि उस बूढ़े को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। उसकी हालत ठीक नहीं है। खांसी, चलो इस मामले को सीनियर पर छोड़ देते हैं। आखिरकार ये सीनियर का पारिवारिक मामला है। शायद बेहतर होगा कि हम इसमें शामिल न हों। वास्तव में जियाओमिंग का मानना था कि दुष्ट वृक्ष आत्मा, चाहे जो भी हो, बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से उत्पन्न हुई थी। एक मौका था कि उसके पास कुछ शक्तिशाली चालें हो सकती हैं जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है, और अगर वह हस्तक्षेप करता है तो चीजें आसानी से खराब हो सकती हैं। इसलिए उसने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को इसे अपने आप संभालने देना पसंद किया। इसके साथ ही जियाओमिंग ने अपनी नज़र बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष पर घुमाई। 30 मीटर ऊंचा बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष, हरा भरा और जैद जैसा, जियाओमिंग की नज़र के जवाब में अपनी छतरी को हिलाता था, जिससे उसके पत्ते एक दूसरे से टकराते हुए सरसराहट की आवाज़ करते थे। बाहर हजारों मीटर की ऊंचाई पर फैले विशाल बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने एक अपार और असीम ऊर्जा उत्सर्जित की। इस समय सभी को एक ठंडी अनुभूति हुई, जिसमें एल्डर टोंग जुवान भी शामिल थे, जो लगातार पिटाई से बेहोश होने के कगार पर थे। यहाँ तक कि डू सेंट पावरहाउस भी इस ऊर्जा के तहत चींटियों की तरह थे। आसन्न खतरे से अवगत अजीब आकृति ने अपने हमलों को रोक दिया और बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष पर एक अनिच्छुक नजर डाली। फिर वह जल्दी से दूर चला गया। धमाका, असीम ऊर्जा, जो लगभग आकाश को ध्वस्त करने में सक्षम थी, ने अपने पीछे फटे हुए स्थान का निशान छोड़ दिया। इसने जल्द ही अजीब आकृति को पकड़ लिया और तुरंत उसे नष्ट कर दिया। फिर एक दुष्ट आभा उत्सर्जित करने वाला बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष सभी की नजरों में आया। अच्छे वृक्ष की आत्मा की तुलना में ये दुष्ट वृक्ष आत्मा बहुत छोटी थी। जैसे ही ये दिखाई दी, इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, अनगिनत शाखाओं और लताओं ने उसके शरीर को लपेट लिया और उसे वापस खींच लिया। अपने मुख्य शरीर के साथ अच्छे पेड़ की आत्मा को स्पष्ट रूप से इस साथी से निपटने में आसानी हुई जो अलग हो गया था। दुष्ट पेड़ की आत्मा को खींचे जाने के बाद बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने जो ऊर्जा पहले छोड़ी थी उसे तुरंत वापस ले लिया गया, और यहाँ तक कि क्षतिग्रस्त स्थान को भी उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। आकाश साफ, शुद्ध और पारदर्शी हो गया। साफ हवा बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष पर इकट्ठा हुई और रुकी, कभी कभी अलग अलग आकृतियों में बदल गई। इसने एक पवित्र और शांतिपूर्ण आभा बिखेरी। अगर एल्डर टोंग जुवान जमीन पर नहीं लेटे होते तो सभी को यह विश्वास करना मुश्किल होता कि यहाँ अभी अभी डू सेंट स्तर की लड़ाई छिड़ी है। अध्याय 515, सम्राट क्षेत्र की आशा। ये दुष्ट वृक्ष आत्मा उस दूषित वृक्ष आत्मा से कहीं अधिक भयावह है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। जियाओमिंग की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने दुष्ट वृक्ष आत्मा को वृक्ष आत्मा स्थान के भीतर वृक्ष शाखाओं की परतों से सुरक्षित रूप से बंधा हुआ देखा। दुष्ट वृक्ष आत्मा के वास्तविक रूप की बारीकी से जांच करने से भी उसकी आत्मा पर काफी प्रभाव पड़ा था। वह केवल कल्पना कर सकता था कि यह चीज वास्तव में कितनी भयानक थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अच्छे वृक्ष आत्मा के साथ जुड़ने में सक्षम थी। इसकी क्षमता कम नहीं थी। जब दुष्ट वृक्ष आत्मा एल्डर टोंग जुवान से भिड़ गई थी, तब भी उसने अपनी असली क्षमताओं को उजागर नहीं किया था। उसने केवल अपने मेजबान शरीर की ऊर्जा का उपयोग किया था, जिसे जियाओमिंग का मानना था कि किसी अज्ञात तरीके से दो डू संतों के साथ मिलकर दुष्ट वृक्ष आत्मा द्वारा बनाया गया था। इनमें से एक डू संत संभवतः गो कबीले के लापता डू संत थे और दूसरे, जियाओमिंग को संदेह था, हुन कबीले के थे। भले ही उसने केवल अपने मेजबान शरीर की ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन दुष्ट वृक्ष आत्मा ने आसानी से 3 सितारा डू संत को हरा दिया था।
जियाओ मिंग को लगा कि हस्तक्षेप न करने का उसका निर्णय सही था। दुष्ट वृक्ष आत्मा ने जियाओ मिंग के हाथ में बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के अंकुर को देखा और हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे एक काली आभा फैल रही थी। इसने जियाओ मिंग और लड़कियों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। किंगलिन की तेज आंखों ने देखा कि दुष्ट वृक्ष आत्मा के चारों ओर की शाखाएं और लताएं थोड़ी काली हो गई थीं। युवा गुरु, जल्दी से एक नज़र डालें। किंगलिन की निगाहों का अनुसरण करते हुए जियाओ मिंग का रंग थोड़ा बदल गया। उसने जल्दी से बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से पूछा, वरिष्ठ, क्या हो रहा है? बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने अपनी शाखाएं बढ़ाकर जियाओ मिंग के सिर को छुआ और उसके मन में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। मैं समझ गया। चूंकि दुष्ट वृक्ष आत्मा भी एक वृक्ष आत्मा है, इसलिए एक बार जब वह वृक्ष आत्मा स्थान में प्रवेश करती है तो वह बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के मुख्य शरीर पर नियंत्रण के लिए लड़ सकती है। लेकिन आपने इसे पहले ही क्यों नहीं खत्म कर दिया? इस तरह यह आपको प्रभावित नहीं करता। सरसराहट। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने उसे समझा दिया। उसने दुष्ट वृक्ष आत्मा को जियाओ मिंग की ओर निर्देशित किया और एक छवि प्रस्तुत की। ये ठीक वैसा ही दृश्य था जैसा उसने पहले बोधिसत्व बीजों से शुद्धिकरण करते समय किया था। जियाओ मिंग समझ गया। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष चाहता था कि वह इस दुष्ट वृक्ष आत्मा को भी शुद्ध करे। लेकिन क्या ये चीज़ वास्तव में शुद्ध हो सकती है? उसे डर था कि वह दुष्ट वृक्ष आत्मा के आक्रोश का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए जियाओ मिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष चिंतित हो गया। निम्नलिखित आदान प्रदान वृक्ष भाषा में होता है। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष, सरसराहट। तारांकन, नहीं, आप ये कर सकते हैं। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकता। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष, सरसराहट। तारांकन, आप कर सकते हैं। जियाओ मिंग, मैं नहीं कर सकता। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष, सरसराहट। तारांकन, मैं आपके साथ आधा हिस्सा साझा कर सकता हूँ। यह आपकी आत्मा को सफलता दिलाने में मदद कर सकता है। जियाओ मिंग, उस मामले में मुझे लगता है कि यह किया जा सकता है। जी यान ने जियाओ मिंग के उत्साहित चेहरे को देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, जियाओ मिंग, क्या तुम वाकई उस चीज़ को परिष्कृत करने जा रही हो? ये बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं लगता। वह जियाओ मिंग के बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के साथ संचार को समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी धारणा में दुष्ट वृक्ष आत्मा एक बहुत ही खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रही थी। किंगलिन ने भी उसकी एक आस्तीन पकड़ी और चिंता से उसकी ओर देखा। ठीक है, सीनियर ने कहा कि इसे परिष्कृत करने के बाद इस वृक्ष आत्मा को मेरे साथ आधे में विभाजित किया जा सकता है। इसमें मेरी आत्मा को सफलता दिलाने की क्षमता है। जियाओ मिंग ने मुड़कर अपने दोनों भागीदारों के कोमल गालों को धीरे से सहलाया और फिर उनसे कुछ भी नहीं छिपाया। कुछ प्राचीन अभिलेखों के अनुसार बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के पास 3 खजाने थे: बोधिसत्व हृदय, बोधिसत्व बीज और बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के माध्यम से दुनिया की प्रकृति को समझने का मौका, जो 100 जीवनकाल का पुनर्जन्म था। लेकिन एक और खजाना था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। ये बोधिसत्व वृक्ष आत्मा थी जिसे अनामधु भगवान चाहते थे। वास्तव में बहुत कम लोग जानते थे कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष में पहले से ही एक आत्मा थी। हालांकि जियाओ मिंग को वृक्ष आत्मा के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी भी उसके पीछे जाने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार जिस आखिरी डू भगवान ने इस पर अपनी नज़रें गड़ाई थीं, उसने राख के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन अब बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने इस वृक्ष आत्मा का आधा हिस्सा उसके साथ साझा करने पर सहमति जताई थी। बेशक वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकता था। हालांकि यह वृक्ष आत्मा उस दुष्ट वृक्ष आत्मा का केवल आधा हिस्सा थी जो अलग हो गई थी, और यह निर्विवाद रूप से एक वास्तविक वृक्ष आत्मा से कमतर थी। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने दावा किया कि यह उसकी आत्मा को सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। यह बहुत कम संभावना थी कि ऐसा दावा झूठा हो सकता है। किसी को यह जानना था कि उसका आत्मा क्षेत्र वर्तमान में स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर था। अगर वह एक और सफलता हासिल करता तो वह सम्राट दायरे में प्रवेश कर पाता। सम्राट दायरे की आत्मा 8 सितारा डूसन से मुकाबला कर सकती थी, और यह डीटीएपल्स को परिष्कृत करने के लिए भी एक आवश्यकता थी। इसलिए यह निश्चित रूप से एक छोटा जोखिम लेने लायक था। जी यान और किंगलिन को स्थिति और संभावित लाभों के बारे में समझाने के बाद उन दोनों ने कुछ और नहीं कहा और बस उसे सावधान रहने का आग्रह किया। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया, फिर क्रॉस लेग बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और दुष्ट वृक्ष आत्मा को शुद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जब बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने देखा कि जियाओ मिंग तैयार था तो उसने तुरंत दुष्ट वृक्ष आत्मा को सौंप दिया। हालांकि उसने तुरंत अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने दुष्ट वृक्ष आत्मा को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए अंतरिक्ष पर अपने नियंत्रण का उपयोग किया, जिससे वह अनियमित रूप से आगे बढ़ने से रोक सके। जियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला और एक काली लौ छोड़ी जो सीधे दुष्ट वृक्ष आत्मा पर उड़ गई। यह महसूस करते हुए कि स्थिति बिगड़ रही है, उसने आग की लपटों को ढकने के लिए बहुत सारा काला कोहरा छोड़ा। यह कोहरा फिर जियाओ मिंग की ओर उड़ गया, जो पास ही में था।
जियाओ मिंग की दृष्टि धुंधली हो गई और दृश्य बदल गया। उसने खुद को पवित्र गोली शहर में वापस पाया। यह अभी भी भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों का अनुभव करने के बाद मैंने उनके प्रति काफ़ी प्रतिरोध विकसित कर लिया है। मैं उनमें आसानी से नहीं खो जाऊंगा। मेरे लिए तोड़ो। बाहर किंगलिन और जी यान ने चिंता के साथ देखा कि जियाओ मिंग की आंखें काली हो गई थीं, केवल एक पल बाद सामान्य हो गईं। जियाओ मिंग की आंखों का रंग फिर से बदलने में ज़्यादा समय नहीं बीता। 100 से ज़्यादा बार आगे पीछे होने के बाद जियाओ मिंग की आभा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जब बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने यह देखा तो उसने अपनी शाखाएं फैलाईं और उसे छुआ। शुद्ध ऊर्जा की बाढ़ उसके शरीर में घुस गई, जिससे तीखी चटकने की आवाज़ें आने लगीं। इससे जियाओ मिंग की आत्मा में नई जान आ गई। स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने दुष्ट वृक्ष आत्मा पर एक और लौ निर्देशित की जो उसके चारों ओर थी। स्वर्गीय ज्वाला के प्रभाव में दुष्ट वृक्ष आत्मा से काली ऊर्जा के फीके निशान रिसने लगे और धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गए। सरसराहट। दुष्ट वृक्ष आत्मा अब और विरोध नहीं कर सकती थी। स्वर्गीय ज्वाला ने न केवल डू भगवान के आक्रोश को शुद्ध किया, बल्कि उसके पहले से ही कमजोर हो चुके क्रोध को भी कमजोर कर दिया। बुद्धि। हालांकि इस बार बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने दुष्ट वृक्ष आत्मा को जियाओ मिंग के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। बहुत अधिक मात्रा में स्वच्छ हवा फूट पड़ी, जिसने दुष्ट वृक्ष आत्मा को घेर लिया। स्वच्छ हवा ने न केवल दुष्ट वृक्ष आत्मा की काली आभा को अलग किया, बल्कि डू भगवान के आक्रोश को दूर करने में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। बाहरी दुनिया में एल्डर टोंग जुवान को गु जुनर और अन्य लोगों ने मदद की। उन्हें उपचार की गोलियां दी गईं और उनकी चोटों में कुछ हद तक सुधार हुआ। हालांकि उनका चेहरा सूजा हुआ और चोटिल था, जो उनकी पहले की राजसी छवि से बहुत अलग था। एल्डर टोंग जुवान, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कबीले से मदद मांगनी चाहिए? गु किंग यांग ने एल्डर टोंग जुवान को देखते हुए सावधानी से पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुरंत वापस भेज दूंगा, एल्डर टोंग जुवान ने जवाब दिया और अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। एल्डर गु युन के बारे में क्या वह? गु किंग यांग की आवाज़ धीमी पड़ गई। सबसे अधिक संभावना है कि उसका दुर्भाग्य ही हुआ है, एल्डर टोंग जुवान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी ताकत जियाओ मिंग के बराबर नहीं थी, लेकिन वह काफ़ी समय तक जीवित रहा था और उसकी नज़र समझदार थी। इतने लंबे समय तक उस अजीब व्यक्ति से लड़ने के बाद वह चीज़ों को एक साथ जोड़ना शुरू कर रहा था। मैं जियाओ मिंग को कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे गु कबीले में आमंत्रित करने की योजना बना रहा था, लेकिन चलो अब इस बारे में भूल जाते हैं। मैं किसी को स्वर्गीय न्यायालय में संदेश पहुंचाने के लिए कहूंगा। एल्डर टोंग जुवान ने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की ओर देखा, जो आकाश को सहारा देने वाले स्तंभ की तरह ऊंचा खड़ा था। उसने आह भरी और फिर हाथ का इशारा किया। अंतरिक्ष में एक लहर सी उठी और गु कबीले के लोग नज़रों से ओझल हो गए। जो लोग अभी तक नहीं गए थे, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। जिनके पास उन्हें लेने के लिए कोई नहीं था, वे खुद ही चले गए, जबकि जिनके पास व्यवस्था थी, जैसे कि स्वर्गीय न्यायालय, उन्होंने अपने स्थानिक जेड टोकन तोड़ दिए और एक अर्ध संत एल्डर ने उन्हें ले जाने के लिए अंतरिक्ष को तोड़ दिया। मैदान जल्दी ही अपनी पिछली शांति की स्थिति में लौट आया। अध्याय 516 आत्मा परिवर्तन। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष स्थान के भीतर। स्वर्गीय ज्वाला ने जियाओ मिंग के सामने से गुजरते हुए एक भयानक गर्मी उत्सर्जित की। भले ही बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने स्थान को मजबूत किया था, लेकिन इसके पिघलने के संकेत थे। शोधन के प्राथमिक विषय के रूप में दुष्ट वृक्ष आत्मा भी कांपने लगी और पिघलने के संकेत दिखाने लगी। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने पिघलते समय स्वच्छ हवा की लहरें उत्सर्जित कीं। बिखरने के बजाय स्वच्छ हवा संघनित हो गई और दुष्ट वृक्ष आत्मा की ओर तैरने लगी, जिससे उसका शुद्धिकरण तेज हो गया। आधा महीना बीत गया। दुष्ट वृक्ष आत्मा काफी हद तक शुद्ध हो गई थी। उसका मूल रूप स्वच्छ हवा से भरा हुआ था और छिपी हुई नाराजगी, एक गहरे बैठे संक्रमण की तरह, पहले से ही उसके द्वारा भंग हो गई थी। दुष्ट वृक्ष आत्मा भी अपने पिछले वृक्ष जैसे रूप से, जो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से मिलता जुलता था, लगभग 1 दर्जन मीटर व्यास वाले हरे, चमकदार, क्रिस्टलीय गोले में बदल गई थी। उसमें से चमकदार रोशनी निकल रही थी। जियाओ मिंग पूरी तरह से इस रोशनी में लिपटा हुआ था। उसकी आत्मा की गहराई से एक गर्म सनसनी उठी। उसे लगा जैसे वह अपनी आत्मा की लगभग लालची चीखें सुन सकता है। ये वृक्ष आत्मा द्वारा रूपांतरित आत्मा शक्ति है, जियाओ मिंग ने खुद से बड़बड़ाया। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की वृक्ष आत्मा वास्तव में एक मानव आत्मा के समान थी। बेशक वह एक आश्रय प्राप्त व्यक्ति नहीं था जिसने कभी बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं किया था। जिस समय उसने आत्माओं के हॉल के शाखा हॉल को नष्ट किया था, उस दौरान उसने आत्मासार के कुछ समूहों को भी प्राप्त किया था जो उन्होंने एकत्र किए थे। हालांकि अब उसके सामने प्रकाश के क्षेत्र की तुलना में यह एक नौसिखिए की तुलना एक ग्रैंड मास्टर से करने जैसा था। बाद की पवित्रता आत्माओं के हॉल से आत्मासार की तुलना में कहीं अधिक थी। इसके अलावा प्रकाश के इस क्षेत्र में एक अवर्णनीय और रहस्यमय प्रभाव था।
ये कुछ ऐसा था जो एकमात्र आत्मासार अपने आप नहीं ला सकता था। किंगलिन और जियान भी प्रकाश के क्षेत्र से घिरे हुए थे और अपनी आत्माओं से निकलने वाले अप्रतिरोध्य आकर्षण को महसूस कर रहे थे। वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि जियाओ मिंग का पिछला निर्णय सही था। अगर उनके सामने बैठा व्यक्ति जियाओ मिंग नहीं होता तो वे इसे अपने लिए छीनने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाते। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने उस क्षण अपनी शाखाएं हिलाईं, रसीला छत्र स्पष्ट खुशी से सरसराहट कर रहा था। इसके तुरंत बाद बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की शाखाओं ने धीरे से जियाओ मिंग के सामने प्रकाश के हरे गोले को छुआ, जिससे वह दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने खुद ही अवशोषित कर लिया, जिससे उसका विशाल आकार तुरंत 9 मीटर और बढ़ गया और उससे निकलने वाली स्वच्छ हवा समृद्ध हो गई। दूसरे भाग को पेड़ की शाखाओं ने धीरे से हिलाया। क्रिस्टलीय गोला धीरे धीरे नीचे चला गया। इसकी चमकीली चमक फैलती रही, जो गर्म सूरज की तरह थी। जियाओ मिंग ने अपने सामने तैरते क्रिस्टलीय गोले को देखा। उसमें निहित असाधारण आत्मिक शक्ति ने उसकी आंखों को उग्र उत्साह से भर दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ मिंग खड़ा हुआ और बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ये चीज भी प्राचीन वृक्ष का एक बढ़िया पूरक थी, फिर भी इसने उसका आधा हिस्सा छोड़ दिया। इससे प्राचीन वृक्ष की उदारता का पता चलता है। हालांकि यह उनके पूर्व समझौते का हिस्सा था, लेकिन डूक्यूई महाद्वीप जैसी क्रूर दुनिया में ईमानदारी का ऐसा दुर्लभ स्तर उल्लेखनीय था, जहां ताकतवर लोग कमजोरों पर हमला करते थे। शायद इसकी कम बुद्धि ने इसमें भूमिका निभाई हो। चाहे जो भी कारण हो, जियाओ मिंग ने निश्चित रूप से एक जबरदस्त लाभ प्राप्त किया था। उसने सम्मान देने के बाद संकोच नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे प्रकाश के क्षेत्र में चला गया। झिलमिलाती रोशनी ने एक पल में उसके पूरे शरीर को घेर लिया। ... जैसे ही वह अंदर गया, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक अजीब और विशाल आत्मा शक्ति ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी, और जियाओ मिंग ने खुद को एक हरे समुद्र के बीच में पाया। ये जगह समुद्र का एक अंतहीन विस्तार था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, जिसमें अशांत लहरें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आत्माओं की चीख जैसी हल्की गर्जना की आवाज़ें हर जगह गूंज रही थीं। हालांकि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष द्वारा प्रदान किया गया प्रकाश क्षेत्र केवल आधा था, लेकिन इसमें अपनी एक अलग दुनिया थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक दू भगवान भी बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की वृक्ष आत्मा को जब्त करने की कोशिश करेगा। अगर इस बात का जरा सा भी संकेत मिल जाए तो संभवतः पूरे महाद्वीप के शक्तिशाली लोग पागल हो जाएंगे। आखिरकार, जब तक वे इस आत्मा शक्ति को परिष्कृत कर सकते हैं, उनकी आत्माएं निश्चित रूप से एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएंगी। इस असाधारण वातावरण में डूबे हुए जियाओ मिंग ने हाथ बढ़ाकर समुद्री जल की एक मुट्ठी पकड़ ली। समृद्ध आत्मा शक्ति तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दी, फिर उसकी चकित निगाहों के नीचे जल्दी से गायब हो गई। ये पतली हवा में गायब नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी आत्मा को मजबूत करने के लिए पोषण बन गई। हे, ऐसा लगता है कि इस बार सम्राट क्षेत्र में मेरी सफलता सुरक्षित हो गई है, जियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा और धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर किया। वह हवा में तैरता रहा और फिर धीरे धीरे समुद्र की सतह पर उतरा। उसकी आत्मा शक्ति उसके माथे से तेजी से उभरी। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ ये सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल आत्मा छाया में बदल गई, जो उसे घेर रही थी जब वह क्रॉस लेग बैठा था। इस आत्मा छाया से भयंकर काली लपटें निकलने लगीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लपटों ने इसे एक ज्वलंत आकृति में बदल दिया, जिससे एक तीव्र जलती हुई गर्मी निकल रही थी जिसने आसपास के स्थान को भर दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही लपटों ने उसकी आत्मा छाया को घेर लिया, जियाओ मिंग के नीचे आत्मा समुद्र चीखने लगा। उसके नीचे एक विशाल भंवर बन गया, जिससे समुद्र का पानी ऐसे लहराने लगा जैसे किसी जोरदार खिंचाव के कारण हो। कई 100 मीटर ऊंचे विशाल जल स्तंभ आत्मा छाया पर उतरने लगे। हिस हिस। इन आत्मा जल स्तंभों ने आत्मा छाया पर बहुत जोर से प्रहार किया, जैसे कि वे ठोस हों। हालांकि जब ये आत्मा जल स्तंभ स्वर्गीय ज्वाला के संपर्क में आए तो उन्होंने फुफकारने की आवाज़ों की एक श्रृंखला निकाली। जियाओ मिंग की विशाल आत्मा छाया अंततः एक मोटी धुंध से ढक गई, जो ऊपर उठी और अंततः कोहरे के बादल में बदल गई। यहाँ आत्मा शक्ति को सीधे शरीर में अवशोषित किया जा सकता था, लेकिन इसे और अधिक समेकित करने के लिए जियाओ मिंग ने अपने अंदर डाली गई आत्मा शक्ति को उसकी शुद्धतम अवस्था में परिष्कृत करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने दूसरे चरण के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग किया। यह उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। विशाल अजगर जैसे आत्मा जल स्तंभ नीचे विशाल समुद्र की सतह से उछलकर इस दुनिया के केंद्र में बैठी आत्मा छाया पर बरस पड़े। विशाल आत्मा छाया धीरे धीरे एक चमकती हुई रोशनी उत्सर्जित करने लगी, जैसे एक विशाल दुनिया को घेरने वाला कोहरा फूट पड़ा। दूर से यह एक देवता की तरह लग रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल, एक भारी आभा बिखेर रहा था। इस शोधन प्रक्रिया की दक्षता आश्चर्यजनक थी, कई लोगों को हैरान करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्मा समुद्र राक्षसी लहरों के साथ उछला, जिससे इस दुनिया में लगातार गड़गड़ाहट हुई।
जियाओमिंग के लगभग वेल जैसे शोधन और अवशोषण के साथ उसकी आत्मा से निकलने वाली दमनकारी आभा अधिक से अधिक भयानक होती गई। बढ़ती हुई आत्मा शक्ति धीरे धीरे फिर भी लगातार एक पौराणिक क्षेत्र के करीब पहुंच रही थी। अध्याय 517 सम्राट क्षेत्र आत्मा। 2 महीने बाद ट्री स्पिरिट स्पेस में अचानक एक हिंसक कंपन ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। ब्रह्मांड के शासक की तरह एक उतार चढ़ाव तेजी से फैल रहा था। इससे ज़ियान और किंगलिन घबरा गए, जो कमल की मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि जियाओमिंग कहाँ था। उसके चारों ओर चमकता हुआ प्रभामंडल गायब हो गया था। जियाओमिंग को शून्य में शांत रूप से तैरते हुए छोड़ दिया, और यद्यपि उसकी आभा फीकी थी, लेकिन जिसने भी उसे देखा उस पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। उसने प्राचीन देवताओं और राक्षसों के समान उपस्थिति का अनुभव किया। भयानक, विशाल, गहरा। इसमें एक आकर्षक, आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति थी। यह उसकी आत्मा की गहराई से निकलने वाली आभा थी, एक महान आत्मा की आभा, ऊपर एक देवता की तरह जो दुनिया को देख रहा हो, जन्म लेने के कगार पर हो। क्या यह एक सफलता है? ज़ियान ने खुद से कहा। अगले ही पल तानाशाह डू क्यूई के क्रोध के कारण और भी अधिक भारी आत्मा का उतार चढ़ाव भड़क उठा। हालांकि केवल 1 सेकंड के बाद दमनकारी शक्ति ज्वार की तरह पीछे हट गई और जियाओमिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सम्राट क्षेत्र आत्मा। उसने अपना हाथ थोड़ा सा जकड़ा और एक अजीब सी आत्मज्ञान की भावना उसके ऊपर छा गई। उसने इतनी जल्दी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सम्राट क्षेत्र आत्मा स्वर्ग क्षेत्र की महान पूर्णता से केवल एक कदम आगे थी। एक स्वर्ग था और दूसरा पृथ्वी। दोनों के बीच कोई तुलना नहीं थी। सम्राट क्षेत्र की शक्ति का सही मायने में अनुभव करके ही कोई समझ सकता था कि भले ही कोई अपना पूरा जीवन लगा दे, वह उस स्वर्गीय बाधा को क्यों नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उनके बीच एक दिव्य था और दूसरा नश्वर। वह 8 सितारा डू सन से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हुनतियांदी, निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम और गुयुआन के अलावा इस महाद्वीप पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी जान को खतरे में डाल सके। इसके अलावा जब से मैंने पेड़ की आत्मा का इस्तेमाल करके उसे तोड़ा है, मेरी समझ में भी सुधार हुआ है। समझ में सुधार करना सबसे कठिन कामों में से एक था, और यह भविष्य में अथाह लाभ लाएगा। जियाओमिंग, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसी समय ज़ियान और किंगलिन, जो किनारे पर इंतजार कर रहे थे, उसके पास पहुंचे। जियाओमिंग धीरे से खड़ा हुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आसपास की जगह कांपने लगी। उसने लापरवाही से हाथ बढ़ाया और दुनिया की ऊर्जा उसकी ओर दौड़ी, उसके इशारे पर इंतजार कर रही थी। एक सम्राट दायरे की आत्मा के साथ वह जो भी कार्य करता, वह दुनिया की ऊर्जा को जुटा सकता था। ये देखकर जियाओमिंग ने अपनी सम्राट दायरे की आत्मा की आभा को दबाने की पहल की और सादगी की स्थिति में लौट आया। वह 5 क्षेत्रों में फैली एक महाशक्ति के प्रभारी व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था। वह एक प्रतिष्ठित परिवार से एक साधारण युवा रईस की तरह लग रहा था, हालांकि असाधारण रूप से सुंदर। केवल सच्ची ताकत वाले लोग ही इस सादे मुखौटे के नीचे जियाओमिंग की भयानक प्रकृति को समझ सकते थे। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। जियाओमिंग ने ज़ियान और किंगलिन को देखकर मुस्कुराया। अपनी स्थिति के बारे में बताने के बाद उसने पूछा, कितना समय बीत चुका है? पास हो गया। आपको शोधन शुरू किए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, किंगलिन ने गर्मजोशी भरे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, इस बार हम काफ़ी समय से बाहर हैं। अब जाने का समय है। ये यात्रा अविश्वसनीय रूप से फलदायी रही। न केवल वह 6 स्टार स्टेज तक पहुंच गया था, बल्कि उसकी कीमिया कौशल भी गोल्डन पिल ग्रैंड मास्टर के स्तर तक आगे बढ़ गई थी। उसने बड़ी संख्या में बोधिसत्व बीज और बोधिसत्व हृदय प्राप्त कर लिए थे, और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी सम्राट क्षेत्र तक पहुँच गई थी। अपना सिर उठाकर जियाओमिंग ने पास ही खड़े शानदार बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को देखा। इसका पूरा शरीर हरे रंग की एक शानदार छाया थी, जो पूरी तरह से नक्काशीदार जैद जैसा था। उसने अपने अंतिम विचार को नहीं छोड़ा था। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष पर गहरी नज़र डालते हुए जियाओमिंग ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और धीरे से कहा, मैं एक बार फिर सीनियर के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब हम जूनियर्स के जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप अपने जैसे किसी साथी के बिना एक अकेला पेड़ हैं। क्या आप हमारे साथ जाने पर विचार करेंगे? बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के पास जाकर जियाओमिंग ने अपना हाथ मजबूत प्राचीन तने पर रखा और समझाना जारी रखा। देखिए, मेरे पास बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का एक अंकुर है। आप इसे अपना कनिष्ठ मान सकते हैं। इसके साथ होने पर आपको संवाद करने के लिए अपनी तरह के किसी व्यक्ति के न होने के कारण अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा, है न? इसके अलावा बाहरी दुनिया बहुत रोमांचक है और आप एक अलग जीवन का अनुभव कर सकते हैं। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष। सरसराहट। तारांकन, क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मैं आप पर भरोसा करता हूं? आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं जिसका दिल कपटी है। इस छोटे से अंकुर में आत्म जागरूकता भी नहीं है। मैं इससे संवाद कैसे कर सकता हूँ? खांसी।
खांसी, आप इसका पालन पोषण कर सकते हैं, आप जानते हैं। इसे अपने बच्चे की तरह पालें। इस तरह भविष्य में आपके पास एक साथी और एक बच्चा होगा। निश्चिंत रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जियाओ मिंग ने उदारता दिखाते हुए अपना हाथ हिलाया। बगल में किंग लिन और जी यान ने ये सुनकर अपने नाजुक हाथों से अपने चेहरे ढक लिए। उन्हें डर था कि वे हंस पड़ेंगे, जो जियाओ मिंग के प्रेरक प्रयासों में बाधा डाल सकता है। तारांकन सरसराहट। तारांकन, ये समझ में आता है। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने अपनी छतरी को धीरे से हिलाया, एक नर्म सुखदायक सरसराहट की। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उसके प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। इसकी शाखाएं धीरे धीरे नीचे उतरी, अंततः जियाओ मिंग के सिर को छूती हुई। शांत वृक्ष के नीचे जियाओ मिंग के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो झील की तरह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके आंतरिक विचार कुछ हद तक अस्थिर थे। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष अपनी सीमित बुद्धि और उसके प्रति अनुकूल रवैये के साथ सिद्धांत रूप में सहमत होना चाहिए। लेकिन बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष कितना पुराना था? इसे दूसरों के साथ जाने के लिए इतनी आसानी से कैसे राजी किया जा सकता था? इसके अलावा उसके पहले के शब्द वास्तव में थोड़े दूर की कड़ी थे, जिससे उसे अनिश्चितता महसूस हुई। फिर बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से स्वच्छ हवा की लहरें निकलीं, जो एकत्रित होकर ठोस हो गईं और फिर उस छोटे वृक्ष की ओर बहने लगी जिसे जियाओ मिंग ने पहले छोड़ा था और वापस नहीं लिया था। परिणामस्वरूप छोटा वृक्ष थोड़ा लंबा हो गया और उसका आध्यात्मिक सार अधिक प्रचुर हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैंने इस छोटे से साथी की आत्मा को जगाने में मदद की है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे इसके ज़रिए ढूंढ सकते हो। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का संदेश स्पष्ट रूप से जियाओ मिंग के दिमाग में पहुंच गया था। असफलता। जियाओ मिंग विशेष रूप से निराश नहीं था। ये तथ्य कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने अंकुर की आत्मा को जगाने में मदद की पहले से ही एक सकारात्मक परिणाम था। हालांकि अंकुर के पास ज्यादा बुद्धि होने की संभावना नहीं थी, बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष भी बिल्कुल प्रतिभाशाली नहीं था। ठीक है, मैं समझता हूँ। वरिष्ठ, कृपया हमें बाहर भेजो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें ढूंढने जरूर वापस आऊंगा। अगर वह डूगोट दायरे में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता तो उसके लिए बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को ढूंढना बहुत आसान होता। इसके अलावा प्राचीन वृक्ष ने उनके लिए एक संपर्क विधि छोड़ी थी। सरसराहट। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने अपनी शाखाओं को हिलाया, जियाओ मिंग, जियान और किंग लिन को विदाई दी। फिर इसने एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की जिसने उन तीनों को अपने में समाहित कर लिया। इस चक्करदार अनुभव के बीच उन्होंने विरोध नहीं किया। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वे पहले से ही स्पिरिट्री स्पेस से बाहर थे। जैसे ही जियाओ मिंग और लड़कियों को अंतरिक्ष से बाहर निकाला गया, बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष हिंसक रूप से हिलने लगा। फिर पेड़ के आधार से पन्ना प्रकाश की एक अंगूठी फैली। इस प्रकाश के प्रभाव में जमीन तरल में बदल गई, जिससे बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष धीरे धीरे धरती में उतर गया। एक बार बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष जमीन में प्रवेश कर गया तो 9 सितारा डूसंद भी इसे नहीं पा सका। जब तक किसी के पास विशेष साधन न हो तब तक उसे बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के अगली बार उभरने तक इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसा सैकड़ों या हजारों सालों तक नहीं हो सकता। जैसा कि जियाओ मिंग और उनके सहयोगियों ने देखा, बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष अंततः धरती की गहराई में डूब गया। हरी रोशनी की आखिरी झलक फीकी पड़ते ही घास का मैदान खाली हो गया। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को पूरी तरह से गायब होते देख जियाओ मिंग ने अपने द्वारा निकाले गए अंकुर को वापस ले लिया, फिर जगह को चीरकर पहला कदम उठाया। चलो चलें, स्वर्गीय न्यायालय में लौटने का समय आ गया है। अध्याय 518, आधा साल। छोटे पिल टॉवर के अंदर विदेशी फूलों और जड़ी बूटियों से सजा एक शांत प्रांगण एक मनोरम दृश्य बना रहा था। बांस के मंडप में बैठी जियाओ यीजियान अपने आसपास की हरियाली को निहार रही थी। अपने थोड़े उभरे हुए पेट को धीरे से सहलाते हुए उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खेल रही थी। वह विचारों में खोई हुई थी। क्या तुम फिर से सोच रही हो कि बेटी होगी या बेटा? मेडुसा की अनोखी मनमोहक आवाज उसके पीछे से आए। जियाओ यीजियान को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने मुड़कर देखा कि मेडुसा यू एर को अपनी बाहों में लेकर आ रही है। आंटी यीजियान, यू एर ने प्यार से अभिवादन किया। जियाओ यीजियान ने यू एर के अभिवादन का गर्मजोशी से जवाब दिया और फिर मेडुसा को जवाब दिया, मुझे अपने पेट में पल रहे बच्चे की थोड़ी सी उत्सुकता महसूस हो रही है। मेडुसा ने जियाओ यीजियान के खिलते हुए पेट को देखा। लगभग 4 महीने बीत चुके थे और उसका दुबला पतला शरीर अब गर्भावस्था के लक्षण दिखा रहा था। जियाओ यीजियान की वर्तमान ताकत के साथ अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारित करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जहां तक मेडुसा को पता था, उसने पता न लगाने का फैसला किया था। मेडुसा ने भी उसकी सोच को समझते हुए जांच नहीं की थी। चाहे वह लड़का हो या लड़की, यह उसका खून मर्दाना रिश्ता था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा जियाओ मिंग को भी इसकी परवाह नहीं थी। बच्चे के लिंग से बातचीत को हटाते हुए मेडुसा यू एर को अपनी बाहों में लेकर बैठ गई।
क्या तुमने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? अगर ये लड़का है तो मैं जियाओ वेन के बारे में सोच रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह अपने पिता की तरह ही महत्वाकांक्षी बनेगा, जियाओ यीजियान ने सोचा। और एक लड़की के लिए के एर कैसा रहेगा? मुझे यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा नाम है, उसने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह एक प्यारा नाम है, मेडुसा ने उसे आश्वस्त किया। के एर लालित्य, कुलीनता और पवित्रता का प्रतीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जेड की तरह। ये निश्चित रूप से एक सुंदर नाम है। एक जानी पहचानी आवाज़ अचानक उनके कानों में पड़ी। अगले ही पल जियाओ मिंग जियान और किंगलिन के साथ आंगन में दाखिल हुआ। दोनों महिलाओं के चेहरे आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठे। वे उसका अभिवादन करने के लिए उठने लगीं, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाती, एक छोटी सी आकृति पहले ही खुशी से जियाओ मिंग के आलिंगन में उड़ गई थी। डैडी, युआ ने आपको बहुत याद किया है। डैडी ने भी आपको बहुत याद किया, मेरी युआ। अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेकर जियाओ मिंग मुस्कुराया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया, जिससे वह खिलखिला उठी। पिता पुत्री के इस दिल को छू लेने वाले पल को देखकर लड़कियों ने कुछ हद तक हार मान ली। जियाओ मिंग की बाहों में लिपटे युआ ने अचानक उत्सुक आंखों से देखा और पूछा, डैडी, क्या युआ का नाम छोटी बहन के नाम जितना ही अच्छा है? अभी भी यकीन नहीं है कि यह बहन है, जियाओ मिंग ने खुद से कहा। फिर उसने सिर हिलाया। बेशक है। मेडुसा अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, वह बेतरतीब ढंग से कोई नाम कैसे चुन सकती थी? यू नाम चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका मतलब एक कीमती मोती भी है। ये दर्शाता है कि यह छोटा मोती हमारे जीवन में कितना कीमती है। जियाओ मिंग ने समझाया। उसके शब्दों ने उसकी बेटी को खुशी से भर दिया और उसने चंचलता से उसकी छोटी नाक पर चुटकी काटी। युएर को गोद में लेकर जियाओ मिंग बांस के मंडप में चला गया और जियाओ यीजियान के बगल में बैठ गया। बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष एक प्राचीन इकाई है। क्या इस बार तुम्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? जियाओ यीजियान ने जियाओ मिंग के कंधे पर धीरे से झुकते हुए पूछा। कोई खतरा नहीं था, लेकिन लाभ महत्वपूर्ण थे, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर उसने जियाओ यीजियान और मेडुसा को उनके अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। अपना वर्णन समाप्त करने के बाद उसने मेडुसा को एक बोधिसत्व हृदय सौंप दिया। मौजूद सभी महिलाओं में से मेडुसा एकमात्र ऐसी थी जो अभी तक डूसेंट दायरे में नहीं पहुंची थी, मुख्य रूप से जियामा साम्राज्य में उसकी वापसी के कारण। एक मां के रूप में उसकी जिम्मेदारियों ने भी उसकी सफलता में देरी करने के निर्णय को प्रभावित किया। बोधिसत्व हृदय के साथ मेडुसा लंबे समय तक बंद दरवाजे की साधना की आवश्यकता के बिना डूसेंट दायरे में आगे बढ़ सकती थी। हालांकि 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित होना पूरी तरह से एक और मामला था। जियाओ मिंग के पास कुल 6 बोधिसत्व हृदय थे। उसने एक जियान को नाश्ते के रूप में दिया और दूसरा मेडुसा। किंगलिन और शियाओ यीजियान हाल ही में डूसेंट क्षेत्र में घुसे थे, इसलिए उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे 4 बोधिसत्व हृदय बचे। 2 स्वाभाविक रूप से काओ यंग और उनके गुरु एल्डर हुओ के लिए आरक्षित थे। हु जिया, उनके बचपन के दोस्त, को शेष 2 में से एक प्राप्त होगा। जियाओ मिंग संभावित रूप से अंतिम बोधिसत्व हृदय के साथ एक और डूसंत की खेती कर सकता था। किसकी खेती करनी है, इस बारे में उनकी पहली पसंद जियाओ परिवार का कोई सदस्य था। हालांकि वह इसे तुरंत नहीं देना चाहता था क्योंकि इससे विशाल शिशु का निर्माण हो सकता था। बोधिसत्व हृदय असाधारण मानसिक परिपक्वता वाले किसी व्यक्ति को दिया जाना था, इसलिए एक सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया आवश्यक थी। अपरिपक्व दिमाग वाले लोगों को उम्मीदवारों के रूप में बाहर रखा गया। हालांकि चयन प्रक्रिया निस्संदेह समय लेने वाली होगी, लेकिन अगले 6 महीनों में लंबे समय तक दूर रहने की उनकी कोई योजना नहीं थी। उनके पास इस मामले पर विचार करने के लिए बहुत समय था, लेकिन ये सभी विचार बाद के लिए थे। अभी के लिए उनकी प्राथमिकता अपनी प्यारी महिलाओं और अपनी बेटी के साथ कीमती पल बिताना था। ... इसके बाद के दिनों में जियाओ मिंग ने अपना ज़्यादातर समय अपनी महिलाओं को समर्पित किया, जियाओ यीजियान और उनके अजन्मे बच्चे की विशेष देखभाल की। एक दिन जब वह अपनी प्यारी बेटी के साथ खेल रहा था तो उसे जुवान कोंगजी ने अनिच्छा से अपने साथ चलने के लिए मना लिया, जिसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। पिल गैदरिंग मूल रूप से पिल टॉवर द्वारा आयोजित की गई थी और अब जब पिल टॉवर स्वर्गीय न्यायालय में विलीन हो गया था तो इस बात पर राय विभाजित थी कि इसे जारी रखना आवश्यक था या नहीं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जियाओ मिंग ने मूल रूप से योजना के अनुसार पिल गैदरिंग को जारी रखने का फैसला किया। पिल गैदरिंग पूरे महाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन था और इसे रद्द करना बेकार होगा। पिल गैदरिंग आयोजित करने के अपने फायदे भी थे, जिसमें स्वर्गीय न्यायालय के प्रभाव का विस्तार करना भी शामिल था। उसके निर्णय के साथ पूरे महाद्वीप में यह बात फैल गई कि स्वर्गीय न्यायालय पिल गैदरिंग की मेजबानी कर रहा है। इसने कई किमियागरों को खुश कर दिया, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि यह आयोजन फिर कभी नहीं होगा। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान तैयार किया और मध्य क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। उन्हें डर था कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे।
पिल गैदरिंग में सिर्फ 1 साल बाकी था और इसे मिस करना बेहद निराशाजनक होगा, खासकर ये देखते हुए कि शीर्ष 10 प्रतिभागियों के पास 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने का मौका होगा। पिल गैदरिंग का चैंपियन भी पिल टॉवर जायंट बन जाएगा और स्वर्गीय न्यायालय के केंद्र में प्रवेश करेगा। ऐसे अवसर से कौन मोहित नहीं होगा। जैसे ही पिल गैदरिंग की खबर फैली, जियाओमिंग ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लौटने के लिए कुछ समय लिया और अपने गुरु एल्डर हुओ और हुजिया को बोधिसत्व हृदय भेंट किए। जब बात उसके बोधिसत्व हृदय की आई तो जियान ने कुछ देर तक विचार किया। अंत में उसने इसे खुद न खाने या प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को न देने का फैसला किया। इसके बजाय उसने जियाओमिंग के साथ जियानान अकादमी में लौटने पर इसे सुकियान को देने का फैसला किया। इस निर्णय ने जियाओमिंग को काफ़ी भावुक कर दिया। ये स्पष्ट था कि जियान वास्तव में परिपक्व हो गया था। इन मामलों के अलावा जियाओमिंग भी चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जियाओ कबीले में लौट आया। चयन का ये दौर काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और अंत में जियाओमिंग ने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष अंकुर की नव विकसित भ्रम तकनीक का उपयोग करने का भी सहारा लिया। 3 फाइनलिस्ट में से विजेता जियाओ शान था, एक परिणाम जिसने जियाओमिंग को आश्चर्यचकित नहीं किया। परीक्षणों के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि जियाओ शान के पास सबसे बड़ी इच्छाशक्ति थी और उसने बिना किसी विशेष उपचार के जीत हासिल की। जियाओ शान के अलावा कबीले के 2 अन्य कम प्रसिद्ध सदस्यों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जियाओमिंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि जियाओ परिवार में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। अतीत में उनकी प्रगति की कमी केवल उनकी सीमित प्रतिभाओं के कारण थी। फाइनलिस्ट बनने के बाद 2 युवा प्रतिभाओं को जियाओमिंग ने अपनी जन्मजात प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कई गोलियों से पुरस्कृत किया। यद्यपि यह बोधिसत्व हृदय जितना प्रभावशाली नहीं था, फिर भी कुछ वर्षों में 2 आदरणीय क्षेत्र तक पहुंचने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। अगर जियाओमिंग खुद डू गॉड दायरे में पहुंच जाते तो उनके लिए डू सेंट दायरे में पहुंचना कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि उनके वंश में 2 संत थे। जब जियाओ परिवार में पहले डू संत दिखाई देने लगे तो यही वह समय होगा जब उन्हें फिर से सही मायने में जियाओ कबीला कहा जा सकता है। जियाओमिंग ने वुटैन शहर में अत्यधिक केंद्रित प्राकृतिक ऊर्जा का एक छोटा सा क्षेत्र भी बनाया। इस तरह उन्होंने जियाओ परिवार के लिए अपना काम किया था। मध्य मैदानों में वापस 6 महीने पलक झपकते ही बीत गए। इस समय तक जियाओमिंग 25 साल का हो चुका था और अपनी आत्मसाधना के माध्यम से वह मध्यवर्ती 6 सितारा डू सेंट चरण तक पहुंच गया था। काओ यंग भी एकांत से उभरे, सफलतापूर्वक डू वेनेरेट दायरे में प्रवेश किया। उनकी सभी महिलाएं उनके दूसरे बच्चे के जन्म के समय मौजूद थीं, जो एक और बेटी निकली। जियाओ के जन्म के कुछ दिनों बाद गू कबीले ने जियाओमिंग को निमंत्रण दिया। अध्याय 519 अंतहीन शून्य। गू कबीले से निमंत्रण। पवित्र गोली शहर में स्वर्गीय न्यायालय के मुख्यालय के भीतर एक भव्य और राजसी अध्ययन कक्ष में बैठे जियाओमिंग ने अपने हाथ में एक काला जेड कार्ड पकड़ा, जो जटिल और रहस्यमय पैटर्न से सजाया गया था, जो इसे रहस्य की आभा दे रहा था। हाँ, वास्तव में दूत गू कबीले से है और आपके हाथ में जो वस्तु है वह निमंत्रण है। केवल इसे रखने से ही आप गू दायरे में प्रवेश कर पाएंगे। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि गू कबीला आपको उनसे मिलने के लिए क्यों आमंत्रित करेगा। आमतौर पर गू कबीला केवल हर 20 साल में एक बार अपने आने वाले समारोह में केंद्रीय मैदानों से प्रभावशाली ताकतों को आमंत्रित करता है। हाल के दिनों में हमारे स्वर्गीय न्यायालय और गू कबीले के बीच कोई महत्वपूर्ण बातचीत नहीं हुई है। उसके सामने बैठे जुबान कोंग जी ने अपने चेहरे पर एक हैरान भाव के साथ स्वर्गीय न्यायालय की हाल की घटनाओं पर विचार किया। जियाओमिंग ने भौहें उठाईं और काले जेड कार्ड की जांच की, जिस पर केवल कुछ अक्षर लिखे थे। हालांकि उसके विचार दर्पण की तरह स्पष्ट थे। गू कबीले को शायद हुन कबीले के बारे में कुछ संदेह था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, केवल हुन और गू कबीले के पास चुपचाप आत्मा कबीले को मिटाने की ताकत थी। गू कबीले को किसी से भी बेहतर पता था कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं, इसलिए उनके लिए संदेह करना स्वाभाविक था, अगर निश्चित नहीं तो ये कि आत्मा कबीले के विनाश के पीछे हुन कबीले का हाथ था। लेकिन वर्तमान में गू कबीले ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा था कि यह हुन कबीले का काम था। इसका एक कारण ये हो सकता है कि गू कबीले खुद संदेह के घेरे में थे, लेकिन दूसरा कारण ये हो सकता है कि वे अभी भी तथाकथित सबसे शक्तिशाली प्राचीन कबीले के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से अंधे थे। उन्हें पता नहीं था कि हुन कबीला आसानी से 2 गू कबीलों से मुकाबला कर सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि गू कबीला तैयार नहीं है। कम से कम उन्होंने मुझसे संपर्क तो किया है। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो जुबान कोंग जी ने इस बात पर ध्यान न देने का फैसला किया कि गू कबीले ने जियाओमिंग को क्यों आमंत्रित किया था, और इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुम गू दायरे में जाने की योजना बना रहे हो? वह चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, जियाओमिंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसे अपने पूर्वज जियाओ जुबान से मिलने के लिए स्वर्गीय मकबरे पर जाने की इच्छा थी और संभवतः जियाओ कबीले की कुछ तियांडू तकनीकें प्राप्त करने और सीखने की इच्छा थी।
हालांकि गू कबीले के भीतर कुछ पुराने जमाने के बुजुर्ग हो सकते हैं जो अहंकार से अपने कबीले की शक्ति पर भरोसा करते हैं, और कबीले के भीतर गद्दारों की मौजूदगी मामले को और जटिल बना सकती है और स्थिति को अप्रिय बना सकती है। इसलिए गू कबीले का दौरा करने से पहले उसके लिए खुद को मजबूत करना अधिक विवेकपूर्ण लगा। आखिरकार गू कबीले के निमंत्रण में किसी विशिष्ट समय का उल्लेख नहीं था, है न? हालांकि अपनी ताकत में सुधार करते हुए थोड़ी देर सोचने के बाद जियाओमिंग ने जुबान कोंगजी की ओर रुख किया और पूछा, क्या मुझे जिन औषधीय जड़ी बूटियों की ज़रूरत है वे एकत्र हो गई हैं? पिछले 6 महीनों में मैंने पूरे सेंट्रल प्लेन्स में खोज की है और जुबान पिल्स के 10 सेट और गोल्डन पिल्स के 3 सेट के लिए सामग्री एकत्र करने में कामयाब रहा हूँ। जहाँ तक और अधिक की बात है, मुझे उन्हें खोजने के लिए और समय चाहिए। सामग्री के कुल 13 सेट। ये पर्याप्त होना चाहिए। किसी को बाद में उन्हें पहुँचाने के लिए कहें। जियाओमिंग के लिए स्वर्गीय खजाने के अलावा अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका औषधीय गोलियों का उपयोग करना था। 9वीं श्रेणी की खजाने की गोलियों ने जियाओमिंग की ताकत को बेहतर बनाने में बहुत कुछ नहीं किया। ये केवल 9वीं श्रेणी की जुबान गोलियां और उससे ऊपर की 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोलियां ही थीं जो इसे बेहतर बना सकती थीं। हालांकि ये उच्च स्तरीय गोलियां बड़ी मात्रा में लेने पर प्रतिरोध पैदा करती थीं। इसलिए इन 13 सामग्रियों के साथ उसके पास अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त से अधिक था। ये कुछ हद तक आश्चर्यजनक था कि स्वर्गीय न्यायालय ने इतने कम समय में इतनी उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करने में कामयाबी हासिल की थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में ट्रेजर पिल ग्रैंड मास्टर के स्तर से ऊपर के कीमियागर बहुत दुर्लभ थे। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर में व्यक्तिगत रूप से आपके पास पहुंचा दूंगा। वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय के सख्त नियमों के अनुसार स्वर्गीय न्यायालय के प्रभाव का उपयोग करके औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना निषिद्ध था। हालांकि जुबान कोंगजी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। स्वर्गीय न्यायालय में जियाओमिंग का योगदान सभी के लिए स्पष्ट था। यदि उनकी उपलब्धियों को स्वर्गीय न्यायालय के योगदान हॉल में योगदान बिंदुओं में बदल दिया जाए तो संख्या के बाद अनगिनत शून्य होंगे। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करना बस एक छोटी सी बात थी। स्वर्गीय न्यायालय का नेता इसके लिए भी योग्य नहीं था। इसके अलावा जियाओमिंग संभवतः उन सभी गोलियों का उपयोग नहीं कर सकता था जिन्हें उसने स्वयं परिष्कृत किया था। अधिशेष स्वर्गीय न्यायालय के लाभ के लिए योगदान हॉल में रखा जाएगा। इसलिए पूरे स्वर्गीय न्यायालय को लगा कि जियाओमिंग, उनका बिग बॉस, उनके लिए वास्तव में अच्छा था। औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने के दूसरे दिन जियाओमिंग ने तुरंत गोलियों को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया, बल्कि जियान के साथ पवित्र गोली शहर छोड़ दिया। काला काला खाली स्थान अनियंत्रित स्थानिक अशांति और भयानक तूफानों से भरा हुआ था। यहाँ खतरे इतने बड़े थे कि साधारण डूसंत भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। केवल प्राचीन शून्य ड्रैगन जैसे जादुई जानवर अपनी जन्मजात स्थानिक क्षमताओं के साथ पानी में मछली की तरह आसानी से इस स्थान को पार कर सकते थे। अचानक एक चमकदार रोशनी ने अराजक स्थानिक अशांति को भेद दिया, जिससे हिंसक स्थानिक तूफान प्रतिक्रिया में बदल गए। इसकी शक्ति शब्दों से परे थी। उस रोशनी के बीच में एक आदमी और एक औरत साथ साथ उड़ रहे थे। वे जियाओमिंग और जियान थे। गड़गड़ाहट। अचानक एक तेज गर्जना गूंजी और जियाओमिंग के कानों तक पहुंची। उसके मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि वे अपने गंतव्य शून्य बिजली पुल तक पहुंच चुके हैं। एक पल में जबरदस्त बिजली ने जियाओमिंग और जियान की आंखों को भर दिया। मोटी और शक्तिशाली चांदी सफ़ेद बिजली के बोल्ट बिजली के समुद्र में एकत्रित हो गए। इन भयानक बिजली के बोल्टों में से एक या दो को नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि डू वेनेरेबल विशेषज्ञ भी उनके संपर्क में आने से कतराने लगे। हालांकि जियाओमिंग और जियान के लिए वे बमुश्किल खुजली थे। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओमिंग ने जियान को सीधे बिजली के समुद्र में ले जाया। सम्राट रियल सोल की भयानक शक्ति ने उनके चारों ओर एक डोमेन बनाया, जिससे वज्र भी उनके सामने झुक गए। लगातार हो रहे गरजते विस्फोटों के बीच जियोमिंग जहां भी गुजरता, ये निर्जीव प्रचंड वज्रपात भी शांत हो जाते और उनके लिए रास्ता साफ हो जाता। प्रत्येक कदम के साथ जियाओमिंग ने सैकड़ों मीटर की दूरी तय की। वे जितने गहरे गए, बिजली का रंग उतना ही गहरा होता गया, शुद्ध सफ़ेद से उग्र सफ़ेद और अंत में एक अशुभ काले रंग में बदल गया। यह एक गहरा, अंधा करने वाला काला रंग था जो किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। काला दानव बिजली। 2 साल बीत चुके थे और जियाओमिंग एक बार फिर शून्य बिजली पूल की गहराई में पहुंच गया। क्षेत्र काली दानव बिजली से भरा हुआ था, प्रत्येक इतनी शक्तिशाली थी कि एक अर्धसंत इसे गंभीरता से ले सकता था। यदि दर्जनों काली दानव बिजली एक साथ छोड़ी जाती तो एक दूसंत भी गंभीर संकट में पड़ जाता। जियाओमिंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और एकमात्र विचार के साथ उनके रास्ते को अवरुद्ध करने वाली काली दानव बिजली बिखर गई, जिससे एक खुला रास्ता बन गया। अनेक बिजली आधारित स्वर्गीय खजाने और बड़ी मात्रा में काली दानव बिजली को भस्म करने के बाद उसके पास बिजली पर असाधारण नियंत्रण था।
लेई कबीले में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो बिजली के हेरफेर में उससे ज्यादा कुशल होने का दावा कर सकते थे। अब जब उसकी ताकत मध्यवर्ती 6 सितारा डूसेंट चरण तक पहुंच गई थी तो उसके लिए इन ब्लैक डायमंड लाइटनिंग को नियंत्रित करना बच्चों का खेल था। वास्तव में जियाओ मिंग ने बिजली की विशेषता शक्तियों का शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब से वह डूसेंट क्षेत्र में पहुंचा था उसने शायद ही कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था जिसमें उसे पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत थी, और यहाँ तक कि उसका तुरुप का पत्ता, उसकी आत्मा, जिसने पिछले टकरावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब संयम से इस्तेमाल की जाती थी। कोई और कारण नहीं है, समान या उससे भी उच्च स्तर के विरोधियों के बीच जियाओ मिंग बस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वह उन्हें आसानी से बिना हाथ के हरा सकता था। इसके अलावा उसके पास अपने विरोधियों से निपटने के लिए कई तरह के तरीके थे जिससे उसकी विशेष क्षमताओं का उपयोग अनावश्यक हो जाता था। अगर जियाओ मिंग किमियागर नहीं होता तो वह अपनी स्वर्गीय लौ का और भी कम इस्तेमाल करता। केवल ऐसी ही परिस्थितियों में बिजली के गुण का उपयोग करने में उनकी दक्षता काम आई। अध्याय 520 एक आत्मा को जगाना। शून्य बिजली पूल। जियाओ मिंग और जियान काले दानव बिजली के गहरे काले स्याही जैसे समुद्र से गुजरे। वे जहां भी गए एक 30 मीटर का अजगर जैसा काला दानव बिजली कुंडलित और मुड़ा हुआ था और वे बिखर गए और रास्ते के दोनों ओर खड़े हो गए। गर्जना। शून्य बिजली पूल के भीतर से अचानक एक बहरा कर देने वाली गर्जना गूंजी। भयानक ध्वनि तरंगों ने लहरें पैदा की जो पूरे क्षेत्र में फैल गईं। अंदर से एक अजीब दबाव निकलने लगा जो आगे बढ़ने के साथ तीव्रता में बढ़ता गया। आखिरकार दबाव इतना मजबूत था कि उनके कदम अचानक रुक गए। उनके सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने एक विशाल ड्रैगन जैसा प्राणी देखा जो शुद्ध सोने से बना हुआ सुनहरा चमक रहा था, सांप की तरह घूम रहा था। उसके शरीर से सुनहरे बिजली के बोल्ट निकले जो चारों ओर बिखर गए। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली। जियाओ मिंग की आंखें संतुष्टि से भर गईं जब उसने अपने सामने बिजली के भव्य ड्रैगन को देखा। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली केवल तब दुनिया में प्रकट हुई जब 9वीं स्तरीय स्वर्ण गोली को परिष्कृत किया गया। तार्किक रूप से उसके पास पहले से ही एक स्वर्ण गोली को परिष्कृत करने की पर्याप्त क्षमता थी, इसलिए उसने 9 गहन स्वर्ण थंडर को आकर्षित करने के लिए सीधे स्वर्ण गोली को परिष्कृत क्यों नहीं किया बल्कि यहां भाग गया। इसका कारण यह था कि यह 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां यह एक आत्मा को जगा रही थी, इसलिए इसमें एक साधारण 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की तुलना में अधिक ऊर्जा थी। इसके अलावा कुछ जंगली खजाने पाने का अवसर क्यों बर्बाद किया जाए। बिजली के पूल के सबसे गहरे हिस्से में कुंडलित स्वर्ण बिजली ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसके शरीर पर स्वर्ण बिजली के चाप लगातार टिमटिमा रहे थे। विनाशकारी शक्ति की भावना चुपचाप उससे निकलती थी जिससे अंतरिक्ष अत्यधिक विकृत हो जाता था। अनगिनत ब्लैक डायमंड लाइटनिंग हजारों मीटर दूर से स्वर्ण बिजली ड्रैगन को घेर रही थीं। उन्होंने एक भव्य दृश्य बनाया मानो वे अपने राजा को श्रद्धांजलि दे रहे हों। जियाओ मिंग, क्या हम यही खोज रहे हैं? जियान ने जब दृश्य का निरीक्षण किया तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। अगर कोई मानव रैंक के आधार पर इसकी गणना करे तो ये बिजली का ड्रैगन। किसी को डर था कि यह शायद 7 सितारा डूसेंट के बराबर होगा। उसकी आवाज़ इस शांत जगह में विशेष रूप से तेज लग रही थी। नतीजतन बड़ी संख्या में ब्लैक डायमंड लाइटनिंग अचानक गुस्से में अजगर की तरह मुड़ गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। इन ब्लैक डायमंड लाइटनिंग को उन पर हमला करते देख जियाओ मिंग ने हाथ का इशारा किया और तुरंत उन्हें तितर बितर कर दिया। ठीक है, हमारा लक्ष्य वह बड़ा आदमी है, बाद में कोई जल्दबाजी न करें। जियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उस पल उसने देखा कि बिजली के कुंड के भीतर कुंडलित सुनहरा बिजली का ड्रैगन अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे उन्हें खोलना शुरू कर रहा था। बिजली चमक रही थी और उसकी पुतलियों में गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो पूरी दुनिया उन विशाल ड्रैगन की आंखों में प्रतिबिंबित हो रही हो। जियाओ मिंग, ये जाग गया है। इससे पहले कि वह बोल पाती, सुनहरे बिजली के ड्रैगन ने अपनी नज़र उन दोनों पर केंद्रित कर दी। उसका ड्रैगन मुंह खुला और लगभग 30 मीटर लंबा एक विशाल सुनहरा बिजली का बोल्ट बिजली की गति से बाहर निकला। पलक झपकते ही ये लगभग उनके ठीक सामने था। जियाओ मिंग शांत रहा। एक विचार के साथ आत्मा शक्ति का एक विशाल उछाल फूट पड़ा। उसने एक पल में सुनहरे बिजली के बोल्ट को शून्य में बदल दिया। फिर उसकी आत्मा शक्ति तेजी से सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे एक विकृत आत्मा क्षेत्र बन गया जो 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली से भी अधिक भयानक था, जिससे क्षेत्र में अत्यधिक दबाव फैल गया। जियाओ मिंग की धमकी से दबकर 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली ने अपनी हरकतें बंद कर दी, लेकिन उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जियाओ मिंग को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। हालांकि जियाओ मिंग समझ गया कि वह दुश्मनी नहीं दिखा रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई बुद्धि या भावना नहीं थी। स्वर्गीय ज्वाला के विपरीत 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थी और एक ड्रैगन रूप में मिल सकती थी, लेकिन बुद्धि बनाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था।
इस यात्रा पर जियाओ मिंग ने 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, बदले में उसे बुद्धि प्रदान की। ये दृष्टिकोण उसे 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली को अधिक पूर्ण तरीके से प्राप्त करने की अनुमति देगा। यदि वह क्रूर बल का उपयोग करता तो 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली अनिवार्य रूप से प्रतिरोध करती, जिससे बिजली की ऊर्जा का काफी नुकसान होता जो इसके लायक नहीं होता। ये देखते हुए कि 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी, जियाओ मिंग ने कार्य करना शुरू कर दिया। उसकी सम्राट क्षेत्र आत्मा, जिसका दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक मजबूत संबंध था, का विस्तार हुआ। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी इच्छा के तहत बिजली के कुंड के केंद्र पर लगातार एकत्रित होने लगी। कुछ ही समय में इस स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं। इन सब के बाद जियाओ मिंग ने जियान को बिजली के कुंड के केंद्रीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जब तक कि वे 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली को नहीं देख पाए। जियाओ मिंग, क्या ये काम करेगा? जियान उसकी हरकतों से कुछ हद तक हैरान था। बेशक ये काम करेगा। वह 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली बुद्धि प्राप्त करने की कगार पर है और उसकी आत्मा को जगाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता की आवश्यकता है। मैंने अब उसके लिए सही परिस्थितियां बनाई हैं और ये परिस्थितियां तब से भी बेहतर हैं जब वह अपने आप आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करती है। ये सिर्फ एक विचारहीन बिजली ड्रैगन है, तो ये कैसे विरोध कर सकता है? हमारा पीछे हटना केवल इसे भ्रमित करने के लिए है। एक बार जब 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली अपनी आत्मा को जगाती है तो यह एक बेहद कमजोर अवस्था में प्रवेश करेगी और उस समय यह मेरी दया पर होगी, जियाओ मिंग ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि अपेक्षित था, उनके पीछे हटने के कुछ ही समय बाद बिजली के कुंड के भीतर सुनहरे बिजली ड्रैगन का विशाल शरीर बड़े पैमाने पर बिजली के चापों में फट गया, साथ ही एक शोभपूर्ण ड्रैगन दहाड़ भी हुई। धरती को हिला देने वाली आवाज पूरे आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे पास में मौजूद ब्लैक डेमन लाइटनिंग डरकर बिखर गई। वह बड़ा आदमी आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। जियो मिंग, तुम बिल्कुल सही थे। जियान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका स्वर उत्साह से भर गया। जियाओ मिंग मुस्कुराया और फिर जियान के साथ अपनी मूल स्थिति में लौट आया, जहां वे 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की स्थिति को बेहतर ढंग से देख सकते थे। क्रैक! गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन के विशाल शरीर पर लगातार गरज के साथ बारिश हो रही थी। सबसे बड़ा तूफान 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के शरीर के आकार का लगभग 5वां हिस्सा था। ये बेतहाशा बढ़ते स्वर्ण बिजली चापों की विनाशकारी शक्ति से भरा था। इस आंतरिक प्रतिक्रिया का सामना करते हुए शक्तिशाली 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली भी केवल संघर्ष कर सकती थी। हालांकि अपने हताश संघर्षों के बीच ड्रैगन की एक बार भावनाहीन और ठंडी आंखों में धीरे धीरे बुद्धिमत्ता के लक्षण दिखाई देने लगे। इस परिवर्तन ने इसे और अधिक जीवंत रूप दिया और इसे एक भावनाहीन मूर्ति की तरह कम दिखाया। ये दृश्य देखकर जियो मिंग और जियान दोनों चकित थे। जब 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली ने ड्रैगन को देखा तो उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। रहस्यमयी सुनहरी बिजली ने इतनी भयंकर बुद्धि प्राप्त की। अगर ये तब हुआ होता जब जियाओ मिंग पहली बार बिजली के कुंड में पहुंचा था, तो एक ही आंधी ने उसकी आधी जान ले ली होती। हालांकि ये जितना क्रूर था, जब तक यह इसे सहन कर सकता था, ये भविष्य में एक अविश्वसनीय रूप से भयानक अस्तित्व बन सकता था। धमाका धमाका! जैसे जैसे 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली की आंखों में धीरे धीरे एक निश्चित बुद्धि दिखाई दी, उसके शरीर के भीतर की प्रतिक्रिया और अधिक तीव्र हो गई। उसके शरीर के भीतर से एक गहरा, गरजने वाला विस्फोट लगातार गूंज रहा था। प्रत्येक भयानक विस्फोट जियाओ मिंग के लिए दर्दनाक था, क्योंकि यह ऊर्जा की बर्बादी जैसा लग रहा था। 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली की आंखों में मौजूद बुद्धि भी इन कई विस्फोटों से खत्म होने लगी थी। वो शायद यह महसूस करते हुए कि सुनहरी बिजली के ड्रैगन की ऊर्जा कुछ कम हो गई थी, उसके चारों ओर मौजूद अनगिनत ब्लैक डेमन लाइटनिंग ने शोक के संकेत के साथ एक अजीब सी आवाज निकाली। भारी संख्या में काली दानव बिजली अचानक से 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की ओर तेजी से बढ़ी। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के शरीर के संपर्क में आने पर अनगिनत ब्लैक डेमन लाइटनिंग छोटे काले विद्युत धाराओं में बदल जाती और उसके शरीर पर आक्रमण करती। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के शरीर के भीतर हिंसक विस्फोट धीरे धीरे कम गंभीर होते गए जैसे जैसे वे प्रवेश करते गए। इन कई ब्लैक डेमन लाइटनिंग के अथक आत्म बलिदान हमले के तहत 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की आंखों में बुद्धिमत्ता अधिक से अधिक केंद्रित होती गई। लेकिन उसी समय इसका शरीर, जो मूल रूप से सोने की तरह चमकीला था, काला पड़ने लगा। प्रतिक्रिया उसे लगातार कमजोर बना रही थी।